रेंज बाउंड ट्रेड हो रहा है, एक्शन भरपूर है स्टॉक्स में, बट इंडेक्स पे आपको उतना मूवमेंट नहीं दिख रहा है। कैसी रहेगी आखिरी 1.5 घंटे की चाल? कल एक बार फिर से मार्केट हॉलिडे, उससे पहले क्या करनी है आपको तैयारी, कहां पर रखना है फोकस, बताएंगे आपको आने वाले 1.5 घंटे में। स्वागत है आपका फाइनल ट्रेड में। नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं नेहा आनंद। तो हमने देखा है कि दायरे को पकड़ के बाजार यहां पर बैठा हुआ है। कच्चा तेल जो सुबह के सत्र में एक चिंता का सबब लग रहा था, ऐसा लग नहीं रहा है कि उसका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट है। लेकिन इस वक्त की बड़ी बातें कौन सी है, कहाँ रखनी है नजर? दीप बताइए, अब यहाँ से होना क्या है? फाइनली क्लोजिंग हम हाल फिलहाल में देख रहे हैं, काफी इंपॉर्टेंट है कि क्लोजिंग कहाँ होती है। तो क्या उसी प्रकार की क्लोजिंग एंटिसिपेट करें जो शुक्रवार को देखी थी हमने? कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है नया, जो एक्सपेक्ट किया था बिल्कुल बाजार वैसा ही बिहेव आपको करते हुए दिख रहे हैं। एक रेंज में है बट इंपॉर्टेंट लेवल्स को होल्ड कर रहे हैं। और अगर आप फ्राइडे के ग्लोबल पॉजिटिव एक्शन को जोड़कर जो ऑयल में हुआ है, दोनों को अगर देख लें, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों फैक्टर्स कंबाइन कर लें, तो फिर भारतीय बाजार की चाल खराब नहीं है। कुछ वहां पर एक्शन इतना परेशानी वाला है नहीं, तो ठीक ठाक चाल चल रही है बाजार की। एक थोड़ा कंसोलिडेशन डे। आइए देख लेते हैं इस समय की बड़ी बातें क्या है। सबसे बड़ी बात तो यही है कि बाजार में आपको एक बहुत ही सुस्त कारोबार होते हुए दिख रहा है। लगभग इन्हीं लेवल्स पर सुबह का शो हम छोड़ के गए थे। 17,350 पर निफ्टी वहीं पर है एकदम फ्लैट। निफ्टी बैंक थोड़ा एक रेंज से बाहर आने की कोशिश जरूर कर रहा है, 40,700 पर फिलहाल ट्रेड करता हुआ 100 अंकों की तेजी के साथ। मूव चुनिंदा बैंक शेयर्स में आ रही है। ऑटोज में ऑफकोर्स बढ़िया परफॉर्मेंस आपको आती हुई दिख रही है, जो बिक्री के आंकड़े ज्यादातर अनुमान से बेहतर ही आए हैं। पीएसयू शेयर्स भी थोड़ा एक्शन में है। रियल एस्टेट और स्मॉल कैप शेयर्स में भी आपको थोड़ी मूवमेंट दिख रही है, बट उसके सामने आईटी, एफएमसीजी, यहां पर आपको मुनाफा वसूली दिखेगी। मेटल थोड़ा कमजोर है। एनर्जी स्टॉक्स पर भी आपने थोड़ा दबाव बनते हुए देखा है। और इस बीच जैसे आप कह रही थी, डाउ फ्यूचर्स तो अच्छी तेजी पकड़ रहे हैं, बट नैस्डैक फ्यूचर्स पर रखिए नजर, 100 पॉइंट की गिरावट वहां पर है। तो आईटी जो लीडरशिप दिखा रहा है, हमने बात भी करी, पिछले क्वार्टर में करीब 17% ऊपर था नैस्डैक, वहां पर आज आपको थोड़े मुनाफा वसूली के संकेत दिखेंगे। यूरोप के बाजार में ठीक ठाक एक्शन आपको बनते हुए दिख रहा है। तो कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है नया। जो एक्सपेक्ट किया था वही बाजार इस समय कर रहा है बिहेव, क्योंकि कच्चे तेल में 5-6% अगर बड़ा उछाल आपको एक दिन में आते हुए दिखे, तो उसका थोड़ा इम्पैक्ट तो भारतीय बाजार पर आएगा। बट अदरवाइज बाकी सारे संकेत अच्छे हैं। हमारे खुद के संकेत अच्छे दिख रहे थे। थोड़ा आज अनिल जी सुबह जो एक बात हाईलाइट कर रहे थे कि पुट कॉल रेशियो हल्का सा बढ़कर आया, तो ऊपरी स्तरों पर आपको दबाना था, वो एक बार के लिए दिख गया, बट उसके बाद कहीं पे भी आपको बड़ी गिरावट नहीं दिखी है। एकदम एक फ्लैट लाइन पर है, क्योंकि कल छुट्टी भी है और ये ट्रंकेटेड एक्सपायरी है। फिर हम वेडनेसडे को वापस आएंगे, थर्सडे को वीकली एक्सपायरी है और साथ ही आरबीआई की पॉलिसी है। तो थोड़ा इवेंट लेडन वीक है, उसके बीच में आपके 2 मार्केट हॉलिडेज है, तो उतने हाई कन्विक्शन कॉल्स इस समय आ नहीं रहे हैं। इंट्राडे में छोटा मोटा मूवमेंट मिल रहा है, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन आपको भरपूर दिख रहा है, तो वहां पर ट्रेडर्स आपको ज्यादा एक्टिव इस समय दिख रहे हैं। तो आइए देखते हैं आखिरी 1.5 घंटे किस तरह की मूव बाजार में बनती है। बैंक्स की तो परफॉर्मेंस अच्छी बनी हुई है। हमारे साथ कुशल और अरमान दोनों तैयार हैं बताने के लिए कि इस समय की खबरें क्या कह रही हैं और साथ ही आपको कौन से ट्रिगर्स पर रखनी है नजर। गुड आफ्टरनून कुशल, ट्रिगर से करते हैं शुरुआत। बिल्कुल, गुड आफ्टरनून दीप। ट्रिगर्स में सबसे पहले तो धामपुर शुगर मिल्स, इस पर नज़र रखनी चाहिए हमें, क्योंकि कंपनी की बोर्ड बैठक अभी होने वाली है और अंतरिम डिविडेंड पर ये विचार करती हुई दिखेगी। साथ ही ग्लोबल इवेंट के लिहाज से ओपेक प्लस की मिनिस्ट्रियल मीटिंग भी होगी, तो वहाँ पर भी आपको नज़र रखनी है। कल के दिन में ट्रेडिंग हॉलिडे है महावीर जयंती के उपलक्ष्य में। साथ ही ब्रिटानिया यहाँ पर बोर्ड बैठक करेगा अंतरिम डिविडेंड को लेकर। हिंडाल्को का इन्वेस्टर्स डे होने वाला है शाम को 4 बजे, तो वहाँ पर भी नज़र रखिए। और ग्लोबल इवेंट के लिहाज से यूएस के जो फेड गवर्नर हैं, वो यूएस इकोनॉमिक आउटलुक और मॉनेटरी पॉलिसी पर बोलते हुए नजर आएंगे। जहां तक 5 अप्रैल बुधवार का सवाल है, डीएफएम फूड्स पर नजर रखिए, कंपनी की डीलिस्टिंग होने वाली है। साथ ही एक्स डेट रिकॉर्ड डेट जो है वो पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस की होगी, जो इनका राइट्स इशू है उसकी ये एक्स डेट होती हुई नजर आएगी। ग्लोबल इवेंट में हांगकांग और चाइना के बाजार बंद होते हुए दिखेंगे, तो यानी कि 5 अप्रैल को हांगकांग और चीन के बाजार बंद रहेंगे, तो उससे कोई संकेत हमें एशिया के लिए नहीं मिलेंगे 5 तारीख को। ये सारे इवेंट्स हैं अगले 3 दिनों के लिए। तो ये वो ट्रिगर्स हैं जिन पर आपको रखनी है नजर। चलते हैं अरमान के पास। अरमान बताइए, खबरों के दम पर किन स्टॉक सेक्टर्स में एक्शन बनता हुआ दिख रहा है? जी बिल्कुल, कई सारे अपडेट्स आते हुए दिखे हैं, जिसमें आप मार्च महीने या फिर Q4 के अपडेट देखेंगे। तो सबसे पहले M&M, यहाँ पर अगर आप देखें मार्च महीने में कुल जो बिक्री है वो 21% बढ़कर आती हुई दिखी है, जिसमें ट्रैक्टर की बिक्री लगभग 13% बढ़ी है। और ट्रैक्टर एक्सपोर्ट्स की बात करें तो वहाँ पर 16% वो घटकर आते हुए दिखे हैं। मारुति सुजुकी, यहाँ पर भी मार्च में कुल उत्पादन जो है 1.54 लाख यूनिट्स आता हुआ दिखा है। कुल उत्पादन में ओवरऑल 5.5% की कटौती आती हुई दिखी है। और स्टील स्ट्रिप व्हील्स की बात करें, यहाँ पर उन्होंने मार्च में जो कुल आय है वो लगभग आपको
आपको फ्लैट दिखेगी, 0.5% बढ़कर आई है YOY अगर आप बात करें। करूर वैश्य बैंक यहाँ पर मार्च में कुल एडवांसेज में लगभग 13% की बढ़ोतरी, और डिपॉजिट्स की बात करें वहां पर भी लगभग आपको 12% की बढ़ोतरी दिखेगी। और धनलक्ष्मी बैंक में भी सिमिलर अपडेट्स आते हुए दिखे हैं। Q4 की अपडेट है यहाँ पर, जिसमें बैंक में डिपॉजिट्स में लगभग 7.5% की बढ़ोतरी है और एडवांसेज में लगभग 17% की बढ़ोतरी है। अब खबरों पे आ जाते हैं। खबरों पर एक ही इंपॉर्टेंट खबर है, जिसमें अब TCS की बात करें तो वहां पर TCS के साथ नॉर्वे की जो पैन नॉर है उन्होंने करार किया है, और ये डिजिटल जो ट्रांसफॉर्मेशन है उसके लिए करार किया है। और कुछ ब्लॉक डील्स हैं जिसमें नाइका लगभग 51 लाख शेयर्स, BHEL लगभग 36 लाख, जोमेटो 13 लाख, पावर ग्रिड 10 लाख और HDFC बैंक 7 लाख शेयरों के कई सौदे किए गए हैं। ओके, तो कुछ सौदे हुए हैं, कुछ खबरें हैं और एक्शन आपको बाजार में बनते हुए दिख रहा है। ये हमारा पूरा पैनल भी है तैयार। वागले साहब, सुमित जी, सच जी एंड ऑफ कोर्स आशु सर, सब हमारे साथ शो पर जुड़ चुके हैं बाजार के एक्शन को आगे बढ़ाने के लिए। एक बहुत ही सीमित रेंज में कारोबार हो रहा है, बट बैंक निफ्टी पर रखिए नजर। बात करते करते जब हमने शो की शुरुआत करी थी तब से अब तक बैंक निफ्टी और 100 पॉइंट ऊपर आपको जाते हुए दिखा है। तो फ्रेश खरीदारी बैंक निफ्टी में आती हुई दिख रही है। चुनिंदा बैंकिंग स्टॉक्स में आपको फ्रेश मूवमेंट इस समय दिख रहा है, तो वहां से थोड़े संकेत और बेहतर हो रहे हैं। डेज हाई पर आ गया बैंक निफ्टी, उसकी वजह से निफ्टी भी थोड़ा पॉजिटिव टेरिटरी में आपको आते हुए दिख रहा है। आशु सर, एक बार जरा बाजार पर अपना व्यू दें। बहुत ही रेंज बाउंड है। फ्राइडे के बड़े ब्रेकआउट के बाद एक अच्छा कंसोलिडेशन मूव निफ्टी पर दिख रहा है। बैंक्स थोड़ा एक्टिव जरूर हो रहे हैं। क्या रीडिंग है सर इस समय बाजार के एक्शन की? दीपांशु, आई थिंक ये जो कंसोलिडेशन है ये छुट्टी से पहले का कंसोलिडेशन है, बट अदरवाइज बाजार में मुझे लगता है कि पकड़ बनी हुई है। दीपांशु, पहली बार ऐसा हुआ है ना कि जो कॉल सेलर्स हैं कहीं थोड़ा सा मतलब वो क्या कहते हैं ट्रैप महसूस कर रहे हैं, और मतलब एक इजी मनी जो था वो नहीं आ रहा। तो जो लगता था कि एक बाउंस बैक आएगा और हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, वो बाउंस बैक आया, और उस बाउंस बैक के बाद जो कंसोलिडेशन हो रहा है बहुत हेल्दी है दीपांशु। मतलब मुझे तो लगता है कि अच्छा मार्केट बनना चाहिए, और इसी मार्केट के चलते दीपांशु एक बैंक निफ्टी का स्प्रेड है, जो कि अभी आपने बैंक निफ्टी की बात की, एक बुल स्प्रेड है मुझे देना है। और उसके साथ दीपांशु मैं अपडेट भी देना चाहता हूं, जो हमने पिछले 3 स्प्रेड बनाए थे, अगर आप कहें तो मैं दोनों शेयर कर लेता हूं। बट जो मार्केट का ब्रॉड है वो कंसोलिडेशन है, और मुझे तो आपको ऐसी कंसोलिडेशन और आपको में दीपांशु इंडेक्स सबसे बेस्ट लगता है। इंडेक्स इज द बेस्ट स्टॉक, तो मुझे अभी भी लगता है कि इंडेक्स में पार्टिसिपेट करना चाहिए इस अप मूव के अंदर। तो पार्टिसिपेट करना चाहिए। इंडेक्स पर मौका भी है, बैंक निफ्टी डेज हाई पर भी है। आइए लेते हैं आशु सर का स्प्रेड। स्विंग के सुल्तान आशु मदा। बताएं सर। दीपांशु, इससे पहले मैं थोड़ा सा अपडेट दे देता हूँ। हमने पिछला स्प्रेड बनाया था 1:1 का था, वो 40,300 का 1:1, वो 130 रुपए में बना था, वो डबल हो गया है। उसको हमने कह दिया है, मतलब मॉर्निंग में भी बोल दिया, आज मतलब अभी भी कर सकते हैं, वो बुक कर सकते हैं। एक हमारा कोटक का स्प्रेड था, वो प्रॉफिट में चल रहा है। एक निफ्टी का स्प्रेड था दीपांशु 17,200 1:2, 17,350 के अराउंड निफ्टी चल रहा है दीपांशु। वो सेफ है 17,400 तक, बट कहीं लगता है मुझे कि एज ए डिसिप्लिन ये 17,400 क्रॉस करने के चांसेस पूरे दिख रहे हैं। जो सुबह हुआ भी था, करेक्शन आई है, उसमें 30-35 रुपए का लॉस है, वो जरूर बुक कर लेना चाहिए, क्योंकि अगले 3 दिन नेगोशिएट करना मुश्किल हो सकता है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, सेफ 17,400 तक है, लेकिन वो 3 दिन नेगोशिएट करने होते हैं ना। पहले दिन में अगर मूव आ जाए तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो उसको बुक कर लेना चाहिए। तो ये तो है पुराने तीनों स्प्रेड्स का अपडेट। तो अभी नया स्प्रेड है दीपांशु, हमको लेनी है एक 40,500 की कॉल। ये इन द मनी कॉल है। आज अभी निफ्टी चल रहा है, सॉरी बैंक निफ्टी चल रहा है 40,750 के अराउंड। हमें 40,500 मतलब ऑलमोस्ट 250 पॉइंट इन द मनी एक कॉल लेनी है, और 41,000 की 2 कॉल बेचनी है। इस स्प्रेड की दीपांशु कॉस्ट आएगी 135-40 रुपए के करीब। मैं फिर रिपीट करता हूँ, 40,500 की एक कॉल लेनी है, 41,000 की 2 कॉल बेचनी है। इस स्प्रेड की कॉस्ट आएगी 135-40 रुपए। 135-40 का मतलब है 40,500 प्लस 135, मैं बैंक निफ्टी में लाऊंगा 40,635 रुपए तक, 35 से, और ऑलरेडी वो 740-50 चल रहा है, तो मैं ऑलरेडी डबल इन द मनी हूँ। सेफ कहां तक हूँ दीपांशु? 41,500 तक, जो कि अच्छा कवरेज है। हमारा मानना है कि जो बैंक निफ्टी का ये बाउंस है, ये फॉलो अप बाउंस भी हो सकता है, और ये बैंक निफ्टी को 41 to 41,200 तक जा सकता है। अगर ऐसे जाता है दीपांशु, तो 41,200 की रेंज में इस स्प्रेड में हमारे को पीक प्रॉफिट होगा।
कॉस्ट है मेरी 135 रुपए, तो नीचे जाने में इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर 200 रुपए नीचे भी जाएगा तो ये जो कॉल हमने बाई किया इसका भाव 150 पौने 200 रुपए का होगा परसों, तो उसमें लॉस की मुझे चांसेस नहीं है। ऊपर अगर गैप अप खुलता है तो 41 200 के दायरे के अंदर हम इसको बुक करेंगे। तो ये व्यू है बैंक निफ्टी का, और ये 1:2 स्प्रेड बनाना है। पिछला स्प्रेड 1:1 था, तो मुझे भी लगता है कि बैंक निफ्टी, जैसे अभी आपने मेंशन किया कि अच्छी मूव आ सकती है, आरबीआई पॉलिसी भी है, उससे पहले बैंक निफ्टी मुझे लगता है कि मतलब एक पकड़ बनी रहेगी। तो बैंक्स पे एक्शन बना रहेगा और सारे बैंक्स देखिए शूट अप कर रहे हैं। डेज हाई पर आपको बैंक्स आते हुए दिख रहे हैं। सारे बैंक निफ्टी कंपोनेंट को पुल अप करिए। आईसीआईसीआई बैंक हो गया, एक्सिस बैंक हो गया, एचडीएफसी बैंक है, एसबीआई, कोटक, इंडसइंड की सारे स्टॉक्स में आपको एक्शन आते हुए दिख रहा है। डेज हाई पर कारोबार हो रहा है। आइए फिर इस एक्शन को बढ़ाते हैं आगे, और पहला बिगुल ओपनिंग के बाद आशु सर का तो हो चुका है। अब सुमित जी की लेते हैं पिक, सुमित का सुपर हिट। गुड आफ्टरनून सुमित जी, बताएं सर। गुड आफ्टरनून दीपांशु। दीपांशु, बाय का स्टॉक लगाता है। स्टॉक का अभी भाव चल रहा है 86 रुपीज 50 पैसा, 86 रुपीज 60 पैसा। स्टॉक का नाम है हेमिस्फीयर प्रॉपर्टीज, जिसका सिंबल है हेमीप्रॉ। हेमिस्फीयर प्रॉपर्टीज के अंदर यहाँ से मोमेंटम बन रहा है। कल का, परसों का, तरसों का 3 दिन का हाई के ऊपर अभी स्टॉक आ चुका है। हेमिस्फीयर प्रॉपर्टीज के अंदर यहाँ से एक पुल बैक और बाउंस बैक के संकेत बन रहे हैं। यहाँ पे स्टॉक के अंदर खरीदारी करें। स्टॉक का जो नीचे में चार्ट्स के ऊपर सपोर्ट दिखाई दे रहा है वो 82 रुपीज 83 रुपीज के पास है। तो 82 रुपए का इसके अंदर नीचे में स्टॉप लॉस लगाना है और लॉन्ग पोजीशंस इनिशिएट करना है। जिन्होंने ले रखा है वो लोग होल्ड करें। यहाँ से स्टॉक में जो मोमेंटम बन रहा है उसको देखते हुए लगता है कि स्टॉक में यहाँ से इमीडिएट ऊपर में 92 रुपए से लेके 95 रुपए तक के लेवल शॉर्ट टर्म में देखने को मिलने चाहिए। 82 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करें 92 से 95 के टारगेट्स के लिए। ओके, तो यह है आपके लिए हेमिस्फीयर प्रॉपर्टीज। कैश स्टॉक्स में भी आपको बढ़िया एक्शन आते हुए दिख रहा है। सुमित जी की तरफ से ये काउंटर है, बट एक बार जरा बैंक्स को फिर से पुल अप करिए, बिकॉज जिस तरह की मूव बैंक्स में पिछले 5-10 मिनट में आई है, जबरदस्त खरीदारी की आई है। कोटक बैंक देखिए, अब बढ़िया स्पाइक इस समय ये काउंटर आपको दिखा रहा है। पीएनबी में एक अच्छा रिवर्सल थोड़ी देर पहले आपको देखने को मिला था। इंडसइंड और एसबीआई भी अच्छी मूव दिखा रहे हैं। तो बैंक्स में मोमेंटम बन रहा है, और ये बैंक निफ्टी का स्पाइक भी थोड़ी देर पहले इसी का इंडिकेशन बना था। बट स्टॉक्स आज काफ़ी सारे एक्टिव रहे हैं। क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंज्यूमर, जरा इसको पुल अप करिए। वायदा कारोबार में यहाँ पर एक अच्छा स्पाइक थोड़ी देर पहले आपको आते हुए दिखा था। थोड़ा एसी और कंज्यूमर इलेक्ट्रिक अप्लायंस से जुड़े स्टॉक्स में ऑलरेडी आपको एक्शन पिछले कुछ दिनों का दिख ही रहा है। कुणाल जी भी हमारे साथ हैं, उनका भी करते हैं स्वागत। कुणाल जी, गुड आफ्टरनून सर। क्रॉम्पटन ग्रीव से जरा करते हैं शुरुआत सर। जबरदस्त स्पाइक आया पिछले 5 मिनट में। गुड आफ्टरनून दीपांशु। देखिए, बिल्कुल एक पुल बैक आता हुआ दिख रहा है। स्टॉक काफ़ी समय से करेक्ट कर रहा है, और एक मेजर सपोर्ट था इस स्टॉक के लिए 280 रुपए के आसपास। तो 19 स्तरों के आसपास से कुछ एक्शन दोबारा लौटता हुआ दिख रहा है। तुरंत कोई खरीदारी की मेरी राय नहीं है, लेकिन जिनके पास पोजीशन है सबसे पहले एक 285 का स्टॉप लॉस रख ले, और मुझे लगता है कि 320 325 भी स्टॉक इस पुल बैक में जा सकता है। तो बिल्कुल मौजूदा स्तरों पर जिनके पास पोजीशन है होल्ड। तो मौजूदा स्तर पर जिनके पास पोजीशन है होल्ड करे। बट आज ऑफ कोर्स गिरावट आपको ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में दिख रही है, एचपीबीपी, आईओसी, और गिरावट आपको सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन काउंटर्स में दिख रही है। महानगर गैस 6.5% का कट दिखा रहा है। आईजीएल में 3% की कटौती। इवन गुजरात गैस आज कमजोर है। सिद्धार्थ जी भी है हमारे साथ। गुड आफ्टरनून सिद्धार्थ जी, जरा सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन पर अपनी राय दें, क्योंकि एक्सपेक्टेशन थी अगर किरित पारिक कमेटी की रिकमेंडेशंस फॉलो की जाती तो गैस प्राइसेस में आपको गिरावट दिखती। वो तो फिलहाल के लिए होल्ड पर है, वहां पर कुछ एक्शन नहीं हुआ है। और जो एक गिरावट आई है ये सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन काउंटर्स में, ये खरीदारी का मौका है या फिर थोड़ा और प्रेशर आ सकता है, क्योंकि नए गैस प्राइसेस आने में अभी वक्त है? दीपांशु, गुड आफ्टरनून नेहा। देखिए, मैं मानता हूं कि यहाँ से ये एक मौका बन सकता है एमजीएल जैसे काउंटर्स को खरीदने का लंबे समय के लिए। मैं मानता हूं कि एनर्जी स्पेस, ऑफ कोर्स कच्चे तेल का जिस हिसाब से बढ़ोतरी हमने देखी है, इस कारण से एक प्रेशर जरूर दिख रहा है। बट सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन स्पेस में मुझे एकमात्र कंपनी एमजीएल सबसे बेहतरीन लग रही है। कई कारण है, वॉल्यूम्स में भी बेहतर है, बट साथ ही साथ इन्होंने एक एक्विजिशन भी किया है रत्नागिरी साइट का 550 करोड़ के आसपास का। तो एमजीएल मुझे केपेक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बेहतरीन लग रहा है। टारगेट आपको रखना चाहिए 1090, 1 साल का नजरिया। ओके, साल भर का नजरिया एमजीएल 1090, अच्छी खासी स्ट्रेंथ यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन जैसे कि दीप भी अभी कुछ समय पहले मेंशन कर रहे थे, आज पूरा एक्शन तो अभी बैंकिंग स्पेस में हाल फिलहाल में बनता हुआ दिखा है। फेडरल बैंक उसी कड़ी में दिन के उच्चतम स्तर के तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। सचित जी हमारे साथ है। सचित, गुड आफ्टरनून। क्या राय बन रही है फेडरल बैंक में इस समय?
गुड आफ्टरनून नेहा, गुड आफ्टरनून दीपांशु। आई थिंक क्लियरली जिस तरीके से मोमेंटम बना है पिछले 3 दिनों से, आई थिंक ये पर्टिकुलर स्टॉक में भी उसी तरीके से एक ट्रेंडिंग मोमेंटम नज़र आ रहा है। एंड जिस तरीके से इसका वीकली डेटा प्लेस्ड है, तो मुझे लग रहा है एक अच्छी फ्लोर यहाँ पर 125 128 जोन के आसपास वेल एस्टैब्लिश्ड है, और उसी फ्लोर से एक एलिवेटेड मूव है, एक पॉजिटिव क्रॉसओवर है अपने शॉर्ट टर्म एवरेजेस में। तो इंडिकेशन यही है कि ये जो मोमेंटम मिला है वो अगले कुछ हफ्तों के लिए भी कैरिड रहना चाहिए। इमीडिएट बेसिस से मुझे लग रहा है 140 के आसपास के स्विंग्स कंफर्टेबली यहाँ पर नजर आ सकते हैं। तो अगर थोड़ा सा पुल बैक भी मिल जाता है, कंसोलिडेशन होता है, तो एक हेल्दी साइंस होंगे फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस बिल्ड करने के लिए। स्टॉप लॉस आपको यहाँ से लगाना है लगभग अराउंड 128 पे, एंड डिक्लाइंस पे भी खरीदारी की जा सकती है फेडरल बैंक में 142 के लक्ष्य के लिए। ओके, तो फेडरल बैंक यहाँ पर खरीदारी करके आप चल सकते हैं। बैंक स्टॉक्स में बढ़िया मोमेंटम आ रहा है इस समय। आशु सर, एसबीआई आपके तो ट्रैकिंग लिस्ट में भी रहता है, कोई व्यू इस पर? अगर बैंक्स आगे जा रहे हैं तो क्या रोल करेंगे, कौन से बैंक्स पर फोकस है और एसबीआई क्या कर सकता है? पांचू, देखो पिछली बार भी ना ये कई बार हुआ है कि मतलब इसमें स्प्रेड बहुत अच्छा रहता है। 500-510 की कॉल लेके 40 या 50 की दो बेच दो, उसी दायरे के अंदर है। तो अब ये इस दायरे में ना ट्रेडिंग करता है, तो मुझे लगता है कि ट्रेडिंग के लिए तो अच्छा स्टॉक है। अब अभी इस बार भी इतनी मार्केट वाली एक्सपायरी के बाद भी ये 505-10 के नीचे नहीं गया, वहां से रिवर्सल आया। बट प्रॉब्लम ये है कि दीपांशु ये ना 540-50 के ऊपर भी नहीं जाता, इसी रेंज के अंदर। तो इस रेंज के अंदर या तो मैं इन्वेस्टर बन जाऊं और कुछ महीनों तक देखूं ना, उसके बाद पता नहीं क्या होगा, या फिर मुझे लगता है कि हर महीने 510-20 की कॉल ले, 540-50 की बेचें और इस दायरे में इसको ट्रेड करें। तो ट्रेडिंग बेट है, बट पॉजिटिव बायस है, लेके काम करना चाहिए इसके अंदर। बेट है, पॉजिटिव बायस है, लेकर काम करिए एसबीआई, ये है आपके लिए सलाह। सिद्धार्थ जी के भी रेडार पर आ गया एक स्टॉक, बिगुल उनके लिए सुपर सेट। बताएं सिद्धार्थ जी। ऑल नंबर हैं तो इसके नंबर हैं, इसमें 2 ईयर की कंपनी टीवीएस मोटर्स का। सिद्धार्थ जी, मैं एक बार रिकनेक्ट करते हैं सर आपके साथ। थोड़ा ऑडियो आपका भी आ रहा है, ऑटो कंपनीज की आप बात कर रहे थे बट स्टॉक समझ नहीं पाए। एक बार रिकनेक्ट करते हैं सिद्धार्थ जी और फिर लेते हैं उनका व्यू। आइए तब तक जो आज की बड़ी खबर है वहां पर कर लेते हैं फोकस, और वो है डिफेंस स्टॉक्स को लेकर। अब लगातार आप देख रहे हैं डिफेंस के लिए ऑर्डर विंस तो बढ़ ही रहे हैं, इसमें नया कुछ नहीं है। आत्मनिर्भर भारत के तहत पिछले हफ्ते कई बड़े ऑर्डर्स मिले थे, बट जितना वो भारत में प्रोड्यूस कर रहे हैं उतना ही वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं। इनफैक्ट पिछले साल माना जाए तो अब तक का बेस्ट ईयर रहा है भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट्स के लिए। आइए थोड़ा इसके बारे में डिटेल समझे। आशीष है हमारे साथ तैयार। आशीष, बताइए कैसे रही एक्सपोर्ट रिलेटेड डिफेंस कंपनीज की परफॉर्मेंस? दीपांशु, काफ़ी बढ़िया आंकड़ा मैं एक ही सामने रखता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार की ग्रोथ इस सेक्टर में देखने को मिल रही है। पिछले 6 साल में देखें तो डिफेंस के जो रिलेटेड एक्सपोर्ट्स हैं इनमें 10 गुने की बड़ी बढ़त यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। जैसा कि आपने बताया कि FY23 पूरे डिफेंस स्पेस के लिए सबसे बेस्ट रहा है, क्योंकि इससे पहले अगर आप देखें तो कई सालों तक हम पूरी तरीके से जो है इम्पोर्ट्स पर काफ़ी हद तक जो है निर्भर रहते थे। अब हम अपनी घरेलू ज़रूरत को तो पूरा कर ही रहे, लेकिन साथ में अगर आप देखें तो दूसरी कंट्रीज हैं, इनफैक्ट 85 ऐसे दुनिया के देश हैं जहां पर भारत फिलहाल डिफेंस के जो प्रोडक्ट्स हैं उन्हें सप्लाई कर रहा है। और सिर्फ 6 साल का आंकड़ा मत देखिए कि आपको 10 साल की ग्रोथ देखने को मिली। इनफैक्ट अगर आप देखें तो FY22 के मुकाबले FY23 में भी अगर आप देखेंगे तो करीब करीब 24% की ग्रोथ देखने को मिलेगी। सिमिलरली अगर आप FY22 को देखें 21 से कंपेयर करके तो 52% की ग्रोथ देखने को मिली है। 19-20 थोड़ा सा चैलेंजिंग ईयर था, इसके अलावा यहाँ पर थोड़ा सा, लेकिन 2017, 18, 19 सभी में अगर आप देखें तो ग्रोथ कंसिस्टेंटली एवरी ईयर देखने को मिल रही है। और FY23 साल का सबसे बेहतरीन देखने को मिला है, जहां पर पिछले 6 साल में 10 गुने से ज्यादा का उछाल यहां पर एक्सपोर्ट्स में देखने को मिला। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि 85 देश ऐसे हैं जो अपने डिफेंस रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स हैं अपनी मांग जो है वो भारत से सोर्स कर रहे हैं। तो इसमें अगर आप देखें तो काफी हद तक आर्टिलरी गन्स हैं, एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर्स हैं, सर्विलेंस रडार सिस्टम्स हैं, इनकी जो मांग है वो भारत पूरी कर रहा है। 85 देशों में हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। और साथ में अगर आप देखें तो जिस प्रकार से बजट भी बढ़ता जा रहा है डिफेंस कंपनियों के लिए, जो घरेलू प्रोक्योरमेंट है इसमें आपको एक बढ़त देखने को मिली। तो पूरे स्पेस में काफी बज है। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ से अभी भी पॉसिबल काफी ट्रिगर्स है। जैसे मिसाल के तौर पर अगर आप देखें तो इजिप्ट और अर्जेंटीना, यहाँ से माना जा रहा है कि काफी बड़ी मांग जो है भारत से सोर्स की जाएगी। और HAL है फिलीपींस के, ये भी काफी बड़ा जो है ऑर्डर सप्लाई कर सकता है। तो सभी जो डिफेंस रिलेटेड कंपनीज हैं आपके रडार पर रहनी चाहिए। आप कह रहे हैं 6 साल में 10 गुना एक्सपोर्ट्स बढ़े हैं?
10 टाइम्स की ग्रोथ देखने को मिल रही है। और काफी साल तक तो हम इंपोर्ट पर बहुत पूरी तरीके से निर्भर रहते थे, अब 10 गुने की ग्रोथ है, साल दर साल भी हर बार ग्रोथ अच्छी आ रही है। तो छोटे बेस पर सही, बट ग्रोथ शानदार रही है और अब तो रिकॉर्ड आप एक्सपोर्ट्स देख रहे हैं भारत की तरफ से, और आगे ये ट्रेंड बरकरार रहेगा जिस तरह से ऑर्डर्स आ रहे हैं। कतार में काफी सारी कंट्रीज हैं हमसे खरीदने के लिए, इंक्लूडिंग कतार। चलिए ठीक है, ये है आपके लिए डिफेंस कंपनीज पर फोकस। आशु सर, डिफेंस थीम वापस एक्शन में आ रही है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स जैसा शेयर जो लंबे समय तक रेंज में अटक गया था वो स्टॉक स्प्लिट के बाद, वहां पर भी थोड़ा मूवमेंट देख रहे हैं। HL तो रिकॉर्ड लेवल्स के आसपास है ही। कोई स्टॉक क्या इस थीम में कुछ जो आपको पसंद आ रहा हो? जो थीम है ना, थोड़ा सा मुझे अभी भी लगता है कि ओवर टॉक्ड अबाउट है। अभी जब भी आपने जैसे भारत इलेक्ट्रॉनिक की बात की, आप जब भी ये बात होती है ना डिफेंस थीम की या डिफेंस स्टॉक की, तो मैं अपना जो सामने स्क्रीन है उसमें बेल का भाव देखता हूँ, तो मैं कई महीनों से देख रहा हूँ तो 3 डिजिट ही नहीं होता है। मतलब जब थीम नहीं थी तब तो 3 डिजिट के ऊपर था, जब थीम की बात कितनी बार होती है ये 3 डिजिट ही नहीं जाता। तो मुझे लगता है कि ऑर्डर होना और पैसे मिलने, पैसे कमाने में बहुत फर्क है। तो आप ऐसे ही दीपांशु, अगर आप देखिए, अगर ऑर्डर के बेसिस पे होता तो मतलब ये भेल सेल ऐसे, मतलब ऐसी कितनी कंपनीज हैं कि जिनको हर तीसरे महीने बड़े बड़े ऑर्डर मिल रहे होते हैं और भाव बिल्कुल नहीं बढ़ते हैं। तो अपने को अगर स्टॉक मार्केट में रहना तो मुझे तो स्टॉक के भाव चाहिए, मुझे ऑर्डर से नहीं चाहिए। तो इनमें जो ट्रैक्शन मुझे आते हुए दिखती ही नहीं है, शायद ये ओवरबॉट है या जो फंडामेंटल्स, मतलब जो विजिबिलिटी दिखती है वर्सेस जो अंडरलाइन है उसमें कुछ मिसमैच दिखता है, कहीं ना कहीं कुछ मिस है। तो मुझे लगता है कि इसमें जो एक सबसे बेस्ट स्टॉक है HAL, उसने एक बहुत अच्छी मूव दे दी है, उसने बहुत अच्छे पैसे लोगों को बना के भी दिए हैं। दैट इज वन स्टॉक विच इज जेन्युइनली क्रिएटेड वेल्थ फॉर पीपल, अगर किसी ने लिया हो। उसके अलावा मेरे को ये भारत फोर्ज वगैरह भी ये सब रेंज पे रहते हैं। तो आई थिंक, लेकिन क्या क्वेश्चन ये है कि अब 2700-2800 के भाव पे HAL को और फ्रेश तेजी के लिए लेना चाहिए, तो वो मुझे लगता है कि थोड़ा सा मैं क्वेश्चन मार्क में रहूंगा कि अभी, मतलब देखो पैसे बनाने हैं हमारे को, क्या मुझे लग रहा है कि 4000 हो जाएगा ये जल्दी में या कुछ महीनों में या 1 साल के अंदर? तो अभी ऐसा मुझे कुछ नहीं लग रहा। एंड पर्टिकुलरली बेल्ट जो सबसे ज्यादा हो जाता है उसमें तो मुझे बिल्कुल ही नहीं लगता है। तो इसलिए मतलब थीम की बात तो बहुत होती है, लेकिन जो उसका रिजल्ट स्टॉक प्राइस में आना चाहिए वो कम दिखता है, तो इतना मजा नहीं रहेगा इसके में। ओके, तो डिफेंस स्पेस पे वो व्यू बनती हुई आशु सर की तरफ से। लेकिन एक बिगुल सचित जी के लिए BTSTT। सचित बताइए। नया यहाँ पर खरीदारी करनी है इंडसइंड बैंक के फ्यूचर्स में, जो लगभग अराउंड 1085 के आसपास फिलहाल स्विंग हो रहा है। जिस तरीके से पुल बैक है, मुझे लग रहा है ये पुल बैक लगभग अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज तक एक्सटेंड होना चाहिए, जो प्लेस्ड है लगभग अराउंड 1100 के आसपास। सो पहला टारगेट होगा अराउंड 1100 का, सेकेंड टारगेट होगा अराउंड 1120 का। खरीदारी करनी है इंडसइंड बैंक के फ्यूचर्स में, एंड स्टॉप लॉस आपको यहाँ से लगाना है लगभग अराउंड 1076 पर। तो ये है आपके लिए इंडसइंड बैंक। बैंक्स पर ही रखिए नजर, बैक टू बैक आपके लिए कुछ बढ़िया बैंक्स पर मूव आती हुई दिख रही हैं। बैंक निफ्टी पर आशु सर का स्प्रेड भी आया, इंडसइंड बैंक पर आप मूव भी आते हुए दिख रहे हैं। इनफैक्ट बाकी प्राइवेट बैंक्स को थोड़ा आउट परफॉर्म ही कर रहा है ये इस समय, तो मूव बैंक्स की काफ़ी शानदार हो रही है। बट एक स्टॉक जहाँ पर अलग तरह की रिपोर्ट आ गई और ये आपके लिए KPIT टेक, आपको याद होगा ज़बरदस्त मोमेंटम में रहा है ये काउंटर। आई थिंक 600 के लेवल पर था जब गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट आई थी 900 की, उसके बाद 1000 प्लस के भी टारगेट्स आए, स्टॉक ने टारगेट्स हिट भी किए, रिलेटिवली शॉर्ट टाइम में बड़ी रैली भी आई। अब व्यू सडनली उल्टा हो गया, गोल्डमैन सैक्स का नहीं बट कौन सी ब्रोकरेज का, और क्या इसके मायने, क्योंकि 10% का कट आपको एक ही ट्रेडिंग सेशन में KPIT टेक पर दिख रहा है। ये समझते हैं क्या हुआ इस काउंटर में। कुशल है हमारे साथ। कुशल, ये तो बाजार का फेवरेट रहा है, फंडामेंटली भी पसंद था, ट्रेडर्स को भी कैश मार्केट में काफ़ी काउंटर पसंद आ रहा था, सडनली क्या हो गया इसके लिए? देखिए, पसंद काफ़ी लोगों को आ रहा था, पर नापसंद जिसको आया है उसकी वजह से इतना बड़ा फॉल आता हुआ दिख रहा है, और वो है JP मॉर्गन। JP मॉर्गन ने इनिशिएटिंग कवरेज रिपोर्ट निकाली है अंडरवेट रेटिंग के साथ, और यहाँ पर जो टारगेट दे रहे हैं 520 रुपए के दे रहे हैं, यानी कि मौजूदा भाव से भी आप देखिए तो 40%, 44%, मैं सुबह देख रहा था कि 44% की डाउन साइड एक्सपेक्टेड थी, और अब तो आप देखिए यहाँ पर जिस तरह की ऑलमोस्ट 10% की फॉल ऑलरेडी आ चुकी है। कहीं ना कहीं ये क्लियर कट दर्शा रहा है कि जो एक्सपेंसिव वैल्यूएशन वाले स्टॉक हैं उनकी अभी आगे नहीं चलने वाली है, ऐसा JP मॉर्गन एक्सपेक्ट करके चल रहा है। क्योंकि अगर आप देखें तो वैल्यूएशन के लिहाज से सबसे महंगा स्टॉक इनकी तरफ से है, एक हिसाब से 50x के ये फॉरवर्ड P मल्टीपल पर ट्रेड कर रहा है। मौजूदा अगर आप P देखेंगे तो लगभग 85-86 का है। अब आप यहाँ पर सबसे बड़ी जो
पी की वैल्यूएशन डिफाइन होती है वो आगे चलकर जो ग्रोथ आने वाली है उसके बेसिस पर होती है, और एक्सपेक्टेशंस इनकी यही है कि आगे चलकर कंपनी की 20% से ज़्यादा ग्रोथ होने की उम्मीद नहीं है, और अगर ऐसा ये कर पाने में इनको सफल होना है तो बड़ी डील्स जो है लगातार इनको विन करनी होगी, जो कि कहीं ना कहीं थोड़ी सी आगे चलकर डिफिकल्ट होती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि जिस तरह से ओवरऑल भी अगर आप देखें तो जब सॉफ्टवेयर जो कोर सॉफ्टवेयर सोल्यूशन कंपनियां हैं, जिसमें जितनी भी आईटी कंपनियां हैं उनके लिए इतनी बड़ी दिक्कत है, ऑटोनॉमस व्हीकल के लिए जो सॉफ्टवेयर डिज़ाइनिंग करती हैं या जो डिज़ाइन क्रिएट करती हैं अन्य ऑटो कंपनियों के लिए, उनके हिसाब से भी उनका जो आउटलुक है वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव तो अभी आगे नहीं नज़र आ रहा है, जिस वजह से कहीं ना कहीं जो वैल्यूएशन है हो सकता है कि जेपी मॉर्गन को लग रही है कि आगे जस्टिफाइड नहीं होगी। एक तो ये है सबसे बड़ा कारण कि FY24 के बाद जो 20% से कम ग्रोथ होने की संभावना है वो एक सबसे बड़ा कंसर्न है। अन्य कंपनियों के मुकाबले जो कंपनी की एबिट मार्जिन है वो भी रिलेटिवली लोअर साइड पर आती हुई दिख रही है, और साथ ही कुछ एक क्लाइंट्स पर जो निर्भरता है इनकी, ये जो क्लाइंट कॉन्सेंट्रेशन है वो हो सकता है कि आगे चलकर इनके ओवरऑल ग्रोथ पर थोड़ा धीमापन क्रिएट कर सकता है, क्योंकि क्लाइंट कॉन्सेंट्रेशन अगर होगा तो अगर उनके ओवरऑल बिजनेस में आपको धीमापन आएगा या कमजोरी आएगी तो इनके ऊपर भी डेफिनेटली जो इम्पैक्ट है वो छोटा की जगह बड़ा होगा, क्योंकि डाइवर्सिफिकेशन का बेनिफिट इनको यहाँ पर नहीं मिल रहा है। तो एक्सपेंसिव वैल्यूएशन, क्लाइंट कॉन्सेंट्रेशन, आगे ग्रोथ की चिंता, ये 3 बड़े फैक्टर्स जेपी मॉर्गन ने साइट किया अपने रिपोर्ट में, जिस वजह से आपको इतना बड़ा फॉल यहाँ पर आता हुआ दिख रहा है। 520 का टारगेट, तो जो रिसेंट लेवल से वहां से ऑलमोस्ट 50% नीचे। करेक्ट। तो जब 600 पे 50% की ऊपर वाली रिपोर्ट आई थी तब भी टारगेट हिट हुआ था। अब इस पे होगा कि नहीं। आइए सिद्धार्थ जी से एक बार राय लेनी है। सिद्धार्थ जी, आप जो अपना सुपर सेट का कॉल दे रहे थे वो भी बताएं सर, और उसके बाद केपीआईटी टेक पर आपका व्यू लूंगा। पहले अपना जो सुपर सेट का कॉल था वो बताएं सर। बिल्कुल दीप, माफी चाहूंगा, कनेक्टिविटी के चैलेंजेस के कारण शायद डिस्कनेक्ट हो गए। मैं मानता हूं कि ऑटो शेयर में जिस हिसाब से नंबर्स आ रहे हैं, इसमें टू व्हीलर स्पेस में टीवीएस मोटर्स काफी बेहतर लग रहा है, क्योंकि 22% का जंप हमने सेल्स नंबर्स में देखा है। 2,40,000 यूनिट्स सेल हुई है। उसके ऊपर भी iQube जो इनकी इलेक्ट्रिक व्हीकल बाइक है, इसमें 15,000 यूनिट्स का सेल देखा गया। पिछले साल के मुकाबले देखो तो 700% से ज्यादा का ग्रोथ है। तो मैं मानता हूं कि टीवीएस मोटर्स, जहां पे केपेक्स प्लान है 750 करोड़ का, न्यू ब्रांड्स लाइक रोनिन, ये काफी बेहतर कर सकता है। तो टीवीएस मोटर्स शॉर्ट टर्म में 1110 के टारगेट के लिए और लंबे समय के लिए 1350 के टारगेट के लिए जरूर खरीदा जा सकता है। अब रही बात, आपने जो केपीआईटी की बात की, तो मैं मानता हूं कि बेहतरीन कंपनी है। ये ईवी स्पेस में काफी अच्छा अपना योगदान देती है। तो ओवरऑल पर्सपेक्टिव से हमारी राय इस पे पॉजिटिव है केपीआईटी टेक पे। तो ये गिरावट खरीदारी का मौका बनता है सिद्धार्थ जी, या थोड़ा और वेट करें? बिल्कुल खरीदारी का मौका बनता है यहाँ से भी, क्योंकि इतना बड़े फॉल के बाद आप थोड़ा बहुत एक्यूमुलेशन जरूर कर सकते हैं। सिद्धार्थ जी का तो व्यू पॉजिटिव है। हालांकि स्टॉक थोड़ा और कमजोर हो रहा है, 12% का कट इस काउंटर पर आ गया है। और आइए देखते हैं कुणाल जी के रेडार पर कौन सा काउंटर है, बिल्कुल उनके लिए चार्ट कॉर्नर का। बताएं सर। दीपांशु, खरीदारी की राय है और खरीदना है टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स यानी कि टाटा सीपी को। अगर आप चार्ट देखें तो यहाँ पर एक पैटर्न बन रहा है जिसको डबल बॉटम्स पैटर्न कहते हैं, और साथ में आरएसआई डाइवर्जेंस भी चार्ट पर दिख रही है। स्टॉक के लिए 695-700 रुपए का जो रीजन है, ये काफी बड़ा सपोर्ट जोन है। यहीं से हमने इस पैटर्न को बनते हुए और इसमें ब्रेकआउट आते हुए दिखाई दिया है। मुझे लगता है कि वापस से स्टॉक 760-765 के लेवल्स दिखाएगा, जहां पर 200 डीएमए है, तो एक मीन रिवर्जन की पूरी संभावना है। तो मौजूदा स्तरों पर बाय करके चलें। स्टॉप लॉस रख लें 710 रुपए पर, 710 पर स्टॉप लॉस रखकर खरीदारी की राय है। पहला टारगेट होगा 735 रुपए का, दूसरा टारगेट 745 रुपए का। खरीदारी की राय है टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट। तो टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट पे खरीदारी की रिकमेंडेशन कुणाल जी की तरफ से 710 का स्टॉप लॉस, 735 और 745 इवेंचुअल ये 2 टारगेट्स बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन फार्मा स्पेस आज ये खासा बाजिंग रहा है, और इस समय देखा जाए तो लॉरस लैब्स, नैटको फार्मा, ये सब दिन के उच्चतम स्तर के पास ट्रेड करते हुए नजर आ रहे हैं। सुमित जी, लॉरस लैब्स, इस पर क्या व्यू बनेगा? दिन के दौरान आपसे स्ट्राइड्स फार्मा पर व्यू लिया था। लॉरस लैब्स इस समय ये स्टॉक भी एक वीक काउंटर है। ये स्टॉक में भी कंटिन्यूसली हर लेवल पे दबाव देखने को मिलता है,
और हर पुल बैक और हर बाउंस बैक पे इसमें सेलिंग प्रेशर आता है। अभी इसमें पुल बैक और बाउंस बैक आ रहा है, लेकिन इसमें मेरे को लगता नहीं है कि कोई खास बड़ा मूव बनेगा। छोटा मोटा पुल बैक बाउंस बैक में 310-320 रुपए तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। इस पुल बैक बाउंस बैक में एग्जिट करके चलने का सलाह रहेगा, और ऊपर में जहां पर भी रेजिस्टेंस फेस होता है वहां पे वापस सेलिंग करके ही चलने का सलाह रहेगा। स्टॉक के अंदर अब नीचे में अगर 280 का लेवल टूटता है तो स्टॉक में गिरावट और आएगी, और आने वाले दिनों में 250 रुपए तक के लेवल लॉरेंस लैब में देखने को मिल सकते हैं। तो फिलहाल एक बार बाइंग अवॉइड करना है। बार फिलहाल के लिए बाइंग अवॉइड करें। ये है आपके लिए लॉरेंस लैब्स, बट जबरदस्त बाउंस बैक आ रहा है लॉरेंस में, आज आ रहा है अच्छी मूव आ रही है। ग्लेनमार्क का इस पर भी रखिए नजर। सुबह इस काउंटर पे बात हो रही थी, विश्वेश जी की पिक ऑफ द वीक भी है। 488 520 के टारगेट्स उन्होंने दिए, जैन ने 490 के टारगेट्स दिए हैं। 480 जो विश्वेश 88 का पहला टारगेट है विश्वेश जी का, उस पर रखिए नजर। 480 का फिलहाल आज स्टॉक ने हाई भी बनाया है। पर 2:30 बज चुके हैं, रोज की तरह अपॉइंटमेंट का वक्त है सिटी साहब के साथ। सदाबहार सिटी साहब की शॉर्ट टर्म पिक्स। स्वागत है सीरी साहब। जबरदस्त बाउंस बैक चल रहा है बाजार में और कई सारे स्टॉक्स पर बात करनी है, बट आरवीएनएल जो आपने वेल्थ क्रिएशन डे पर रेकमेंड किया था, जबरदस्त मूव आ गई सर इस काउंटर में। एक बार इस पर अपडेट दिए। 65 पर बात करी थी, आज 75 के आसपास ट्रेड कर रहा है। कोई अपडेट आरवीएनएल पर, और ऑफ कोर्स फिर आज का क्या प्लान है वो भी बताएं। थैंक यू सो मच दीपांशु, गुड आफ्टरनून। और गुड आफ्टरनून नेहा। बिल्कुल दीपांशु, इस स्टॉक को मैंने जो लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन पिक के तौर पे स्पेशल पिक दिया था वेल्थ क्रिएशन डे के दिन 24 मार्च को 65 रुपए के लेवल पे, और अभी 75 रुपए, मतलब 15% बन गए 4-5 ट्रेडिंग सेशंस में। बाकी भी दीपांशु एक्चुअली बाजार में देखना चाहिए मिड कैप सेगमेंट कोई एक धुआंधार तेजी वहां पे चल रही है। मेरे रिसेंटली सुझाए हुए कई सारे स्टॉक्स जैसे डेटा पैटर्न्स है 1325 पे रिकमेंड किया, 1430, भारत डायनामिक्स 900 वाला 980, फिर लिस्ट बहुत लंबी है, स्टाइलम है, अनूप इंजीनियरिंग, वेसुवियस, कार्बोरंडम यूनिवर्सल, सब स्टॉक्स में बहुत अच्छी तेजी हुई है पिछले 8-10 दिनों में, और पिछले कुछ दिनों में ही मैंने इन सब स्टॉक्स को रेकमेंड किया हुआ है। और आज दीपांशु 2 स्टॉक्स है, दोनों कैश मार्केट के स्टॉक्स है जिनमें खरीदारी करनी है। जी बताएं सर, पहला स्टॉक। दीपांशु, जो आज का पहला स्टॉक है एक बहुत ही दमदार स्टॉक है। स्टॉक का नाम है सिरमा SGS टेक्नोलॉजी, SYRMA, सिरमा के नाम से ट्रेड होता है। NSE का टिकर है। 264 के लेवल पे अभी ट्रेड कर रहा है। पहले शॉर्ट टर्म टारगेट देता हूँ, 280 का शॉर्ट टर्म टारगेट है, 258 का स्टॉप लॉस। ये कंपनी इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग के लिए जानी जाती है। एक बहुत ही जबरदस्त कंपनी है। ये मेनली PCB असेंबलीज यानी प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स, फिर RFID प्रोडक्ट्स मानी रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन प्रोडक्ट्स, फिर मदरबोर्ड्स, USB ड्राइव्स, ये सब बनाती है। 200 से ज्यादा कस्टमर्स है। क्लाइंट लिस्ट बहुत ही जबरदस्त है। TVS मोटर्स, बॉश, HUL, यूरेका फोर्ब्स, इन सबको कैटर करती है। एक जबरदस्त 2100 करोड़ की ऑर्डर बुक है। फिर ये कंपनी कैटर करती है ऑटो सेक्टर को, जहां पे इलेक्ट्रिक व्हीकल वाला जो सेगमेंट है, जहां से EV कंपोनेंट्स है, वहां पे एक जबरदस्त डिमांड है इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस की। और ये आमतौर पे ऐसे माना जा रहा है कि जो आइस व्हीकल्स होते हैं उसके कंपैरिजन में जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स की रिक्वायरमेंट EV में 4 गुना ज्यादा है, तो वो एक बड़ा अट्रैक्शन है। फिर कंज्यूमर सेगमेंट अच्छा कर रहा है, जहां पे ये फाइबर टू होम टेलीकॉम के लिए इक्विपमेंट्स बनाते हैं, तो वो वहां पे इनको PLI स्कीम के लिए भी कंपनी एलिजिबल हो गई है। फिर व्हाइट गुड्स के लिए करती है, हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स, इंडस्ट्रियल्स, तो इन सब सेक्टर को कैटर करती है जहां एक जबरदस्त डिमांड देखी जा रही है। फिर हाल ही में इन्होंने मानेसर हरियाणा में और चेन्नई में 2 प्लांट स्टार्ट किए हैं। और मेरा ये मानना है ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग वाला जो सेगमेंट है, सेक्टर है, वो भारत में एक सनराइज सेक्टर है जो एक बिल्कुल टेक ऑफ स्टेज में है, और चाइना का एक अल्टरनेटिव के रूप में भारत को देखा जा रहा है। तो ऑल इन ऑल एक बहुत ही अच्छा सेक्टर है, प्रोमिसिंग सेक्टर है। और कंपनी के फाइनेंशियल्स भी देखेंगे तो बहुत जबरदस्त रहे हैं। दिसंबर 22 में पैट था 34 करोड़ का, जो पिछले साल दिसंबर में 20 करोड़ का पैट था, मतलब 70% की ग्रोथ YOY। रेवेन्यूज भी अराउंड 73% बढ़े हैं ईयर ऑन ईयर। और बाकी FIS DIS भी बुलिश है, अराउंड 12-13% स्टेक ओन करते हैं, जिनमें बहुत अच्छे नाम है कुवैत इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी, मलबार फंड, फ्रैंकलिन, ICICI प्रू। तो मैं इस स्टॉक पे शॉर्ट टर्म टारगेट तो छोटा है 280 का, बट लॉन्ग टर्म पे भी बहुत बुलिश हूँ। मुझे लगता है 2-3 साल में ये स्टॉक बिल्कुल डबल हो सकता है। दमदार पोटेंशियल वाली कंपनी, यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह। तो ये है आपके लिए सिरमा SGS। 280 का टारगेट आ रहा है सेठी साहब की तरफ से, खरीदारी करें। 270 तक ऑलरेडी स्टॉक पहुंचा हुआ है। दूसरी कॉल बताएं सर। दूसरा स्टॉक दीपांशु एक नया स्टॉक है, पहली बार कवर कर रहा हूँ। स्टॉक का नाम है ट्रैक्शन टेक्नोलॉजीज, TRACXN, ये इसका NSE का टिकर है।
66 के लेवल्स पे ये स्टॉक अभी ट्रेड करता है। ये कंपनी मार्केट इंटेलिजेंस डेटा प्राइवेट कंपनीज के लिए प्रोवाइड करती है और वर्ल्ड की टॉप 5 प्लेयर्स में से एक है। एक एसेट लाइट मॉडल है, जो कि ये कंपनी एक प्लेटफॉर्म बेस्ड इनका बिजनेस है, सास बेस्ड एक प्लेटफॉर्म है इनका ट्रैक्शन। और मेनली ये प्राइवेट इक्विटी प्लेयर्स, फिर आपके वेंचर कैपिटल फंड्स, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फर्म्स, इन सब इनके क्लाइंट्स हैं, जिसमें फॉर्च्यून 500 कंपनीज में से भी कई कंपनियां इनकी क्लाइंट लिस्ट में है। 58 से ज्यादा देशों में कंपनी के कस्टमर्स हैं और फंडामेंटल्स भी बहुत अच्छे हैं। एक बहुत बड़ी मार्केट अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है इनका। जो मैं पिछले 2-3 क्वार्टर का परफॉर्मेंस देख रहा था, तो उसमें एक चीज निकल के आई कि इनका जो कॉस्ट है वो एक स्टेबल है और इंक्रीमेंटल कॉस्ट बहुत कम होता है और इंक्रीमेंटल रेवेन्यू जो है वो पूरा का पूरा टॉप लाइन में जाता है। मतलब अगर आप इंक्रीमेंटल रेवेन्यू पे देखेंगे तो करीबन 50% मार्जिन पे ये कंपनी काम करती है। फिर बाकी अच्छे प्रोमोटर्स है, एक एक्सपीरियंस टीम है, पॉजिटिव फ्री कैश फ्लोज, नेट कैश इक्विवेलेंट्स बैलेंस शीट में अराउंड 56 करोड़ के हैं। और इसमें एलिवेशन कैपिटल एक वेंचर कैपिटल फंड है, वो भी अराउंड 11% स्टेक ओन करता है और उनका एक बोर्ड में भी एक रिप्रेजेंटेशन है बाई मिस्टर विवेक माथुर। बाकी FIS DIs भी बुलिश लगते हैं, अराउंड 29% स्टेक ओन करते हैं, जिसमें निपॉन है, कोटक है, मोतीलाल ओसवाल, ICICI प्रू और एबेकस फंड भी इसमें 1.62% स्टेक ओन करता है। तो मुझे ये स्टॉक अच्छा लगता है। मुझे लगता है एक IPO आया था 80 रुपए में, वहां से एक करेक्ट होके इन लेवल्स पे स्टॉक ट्रेड करता है, बट 103 के हाइज करे थे, वहां से ये करेक्ट हुआ है। मुझे लगता है ये स्टॉक भी यहाँ से अच्छा करना चाहिए। 75 रुपए के शॉर्ट टर्म टारगेट है और 62 रुपए का स्टॉप लॉस। ओके, 75 का टारगेट, 62 का स्टॉप लॉस। तो 2 पिक्स आई हैं सेठी सर की तरफ से। सिरमा SGS 280 का टारगेट, शॉर्ट टर्म टारगेट 258 का स्टॉप लॉस और 2 से 3 साल के टाइम फ्रेम में तो सर इसे दुगना होते हुए देख रहे हैं। और वही ट्रैक्शन, यहाँ पर भी खरीदारी की रेकमेंडेशन है, 65 का 62 के आसपास का स्टॉप लॉस और 75 तक ऊपर टारगेट इसमें बनता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन इसी बीच कमोडिटी स्पेस में एक्शन है और वो एक्शन हमने शुगर स्पेस में देखा। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो रॉ शुगर है, आइस रॉ शुगर, उसकी कीमतें 22.5 सेंट के पास चली गई हैं और ये ऑलमोस्ट 7 साल का उच्चतम स्तर है। सिटानी जी, शुगर स्पेस पूरा बजिंग है, अच्छी खासी मिठास अक्रॉस द बोर्ड दिखाई दे रही है। आपको इस समय शुगर स्पेस में क्या पसंद है? देखिए नेहा, शुगर स्पेस में मैं आज भी पोजिशनली या ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से ही ध्यान देना चाहता हूं रादर देन निवेश। हालांकि इथेनॉल ने काफी हद तक पूरा ही ओवरऑल स्ट्रक्चर शुगर स्पेस का चेंज कर दिया है। तो यही स्पेस पे मुझे लगता है कि अगर पोजिशनली ट्रेड पर्सपेक्टिव से अगर कुछ देखा जाए तो बलरामपुर चीनी ही एकमात्र कंपनी है जिसके ऊपर ध्यान दे सकते हैं, क्योंकि बैलेंस शीट वाइज भी काफी बेहतरीन है कंपेयर टू द अदर शुगर स्पेस। तो मैं मानता हूं कि बलरामपुर चीनी एक वन ऑफ हो सकता है बेहतर कंपनी इन द एंटायर शुगर स्पेस। इसी के साथ अगर आप एक रिक्वेस्ट है बिगुल के लिए, बिगुल सिद्धार्थ जी के लिए सुपर सेट। बताएं सर। दीप, अगर थोड़ा सा पीछे ले जाऊं तो एक कंपनी थी NCC, जिसके ऊपर मैं 75 से 80 रुपए से रेकमेंड करते आ रहा हूं। 100 रुपए की नोट आज 107 हो गया। इसके पिछले टू लास्ट वीक में मैंने रेकमेंड किया था 98 में 105 के टारगेट लिए अचीव हो गए। आज फिर से रेकमेंड कर रहा हूं NCC विद अ टारगेट ऑफ 116, 116। आज ही की खबर है कि 1900 करोड़ के करीब के 5 ऑर्डर नए मिले हैं NCC को, जिसके कारण मैं मानता हूं कि NCC पोजिशनली बाय बनता है 116 के टारगेट के लिए। साथ ही साथ इन्होंने ऑर्डर बुक की गाइडेंस भी 20,000 करोड़ की कर दी है, 16,000 करोड़ जो पहले था। FY23 में ग्रोथ गाइडेंस भी 30% का दिया जा रहा है, केपेक्स बढ़ाया गया। बहुत ही बेहतरीन कंपनी है NCC। मैं मानता हूं कि ये पूरे ही कंस्ट्रक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर समूह में NCC एक बेहतर कंपनी जो परफॉर्मर है पिछले कई 6-8 महीने से 3 क्वार्टर से। तो NCC पे खरीदारी की राय है। टारगेट आपको पोजिशनली रखना है 116 रुपए का। ओके, NCC पे वो रिकमेंडेशन आती हुई सिडानी सर की तरफ से। एंड ऑफ कोर्स शुगर स्पेस में उन्हें लगता है कि बलरामपुर चीनी ये एक एरिया है जहां पर आप फोकस करके चल सकते हैं और NCC पे गोइंग फॉरवर्ड टारगेट 116 का इन्होंने दिया है। हम पेपर स्पेस में भी अच्छा खासा बस बनता हुआ देख रहे हैं। रुचिरा पेपर उनमें से एक है, 10.5-11% की स्ट्रेंथ वहां बनती दिखी है। शेषशाही पेपर, ओरिएंट पेपर, आंध्रा पेपर, सब में हम देख रहे हैं जबरदस्त स्ट्रेंथ दिख रही है। सुमित, चार्ट्स पे इस समय आपको कोई एक्शन बनता हुआ दिखाई दे रहा है? अच्छा मोमेंटम बना है पेपर स्टॉक्स के ऊपर और रुचिरा
100 का लेवल क्रॉस किया है, तो रुचिरा के अंदर यहाँ से एक अच्छा मूव ऊपर की तरफ बन सकता है। 100 के ऊपर क्लोजिंग मिलने का मतलब हो गया कि रुचिरा पेपर के अंदर 108 से 110 रुपए तक का मूव शॉर्ट टर्म में पुल बैक और बाउंस बैक के तौर पे देखने को मिल सकता है। तो ये स्टॉक के अंदर पोजीशंस होल्ड करके चल सकते हैं। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 98 के आसपास का यूज करें। 110 रुपए तक के लेवल रुचिरा में ऊपर की तरफ देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो रुचिरा पेपर बढ़िया स्पाइक आया इस काउंटर में। कैश कई सारे स्टॉक्स आपको इस समय एक्टिव होते हुए दिख रहे हैं। मिड कैप इंडेक्स में भी इस समय थोड़ा बढ़िया मूवमेंट आ रहा है। बट एक और स्पेस जहां पर एक्टिविटी अच्छी है और वो है आपके पावर स्टॉक्स। आशु सर, नेमली 2 पावर स्टॉक्स, दोनों पर आपके व्यू रहे हैं, IEX और टाटा पावर। हालांकि अब तक तो आप कह ही रहे थे कि दोनों पर सेल ऑन रैली है। इस रैली में क्या करना है? ये जो बाउंस बैक आया, IEX आज 3.5%, टाटा पावर 2 दिनों से एक्टिव है, ये वापस ऊपरी स्तरों पर शॉर्ट्स हैं या फिर इस बार कुछ डिफरेंट हो सकता है? नहीं दीपांशु, कुछ ऐसा डिफरेंट नहीं लग रहा। ऑन द कॉन्ट्री, मैं आपसे एक चीज सवाल पूछता हूँ कि अभी जब ये पिछले 1-1.5 महीना पहले भी, पिछले मंथ भी, जब ये 17,500 निफ्टी था और कोई नेगेटिव न्यूज इनमें नहीं थी, मतलब सॉरी कोई पॉजिटिव न्यूज नहीं थी जो अब आई है, तो ये 200 के ऊपर था और तो वो 140 के ऊपर था। अब तो मतलब निफ्टी भी वापस आ रहा है, नेगेटिव न्यूज की जगह पॉजिटिव न्यूज आई है, तो भी वो 200 के नीचे है। तो ये अंडर परफॉर्मेंस तो दीपांशु मतलब दिख ही रही है। तो अब ये मैं इतना स्मार्ट अगर बन जाऊं कि मुझे किस भाव पे लेना है और वहीं से वो 10 रुपए का मूव लेना है तो बात अलग है। लेकिन यही 10 रुपए का मूव खाने के लिए 245, 235, 225, 215, 205, 195 हर भाव का मूव वाला तो फंसा है। अब एक किसी को मिल भी गया 185 के 195, तो आई वुड नॉट रीड टू मच इनटू इट। मतलब मुझे अभी भी लगता है कि दोनों स्टॉक अंडर परफॉर्मिंग रहेंगे। अगर बाजार चलेगा तो देर आर बेटर विकल्प अवेलेबल हैं, और अगर कोई विकल्प समझ नहीं आता, जैसे मुझे नहीं पता लगा कि मैं इंडसइंड बैंक लूं या फेडरल बैंक लूं, लगा कि बैंक निफ्टी अच्छा, तो इंडेक्स में तो सब आएगा। ये इंडेक्स इज द बेस्ट स्टॉक। तो मैं ये बोलता हूँ कि आपको अभी भी मतलब मार्केट ऐसी नहीं है, मार्केट में रिवर्सल भी आएगा, अगर शॉर्ट कवरिंग भी आएगी। दीपांशु, अगर शॉर्ट कवरिंग भी आएगी, हम जैसे कॉन्ट्रैक्ट्स की बात करते हैं एफआईज का डेटा देख के, तो किसमें आएगी? इंडेक्स में ही है ना। तो इंडेक्स ही लेना चाहिए, इंडेक्स में ही आपको मजे आएंगे। अगर आपको तेजी लगती है तो बी इन द इंडेक्स, इन द मनी ऑप्शन लेके करिए, लेकिन काम इंडेक्स में करिए, क्योंकि इन स्टॉक्स में फिर आप कहीं फंस जाएंगे, फिर फ्रस्ट्रेट होंगे, अंडर परफॉर्मेंस होगी कि इंडेक्स तो बढ़ गया, मेरा स्टॉक नहीं बढ़ा। तो आई वुड नॉट रीड टू मच इनटू ये जो लास्ट 2 दिन का हुआ है। इतनी मार के बाद तो किसी में भी वो डेड कैट बाउंस जो होता ही है दीपांशु। तो एक डेड कैट बाउंस है, बट ये बाउंस थोड़ा और ऊपर जा सकता है आशु सर? अब ये आई थिंक ये तो मतलब चार्ट्स के द्रोणाचार्य कुणाल जी, मैं भी उनसे पूछने जाऊंगा, तो दीपांशु ओवर टू कुणाल जी, वो बेटर बता सकते हैं। कुणाल जी, चलिए स्पेशल रिक्वेस्ट आई है आपके लिए, एक बार जरा टाटा पावर का चार्ट देखें सर। मूवमेंट आ रहा है, 2 दिनों से काफी एक्टिव रहा है। देखिए दीपांशु, बिल्कुल जैसे अभी आशु जी कह रहे थे, और जैसे आशु जी टाटा पावर का नाम लेते हैं, सबसे पहले यही चार्ट मैं खोलता हूं। तो दीपांशु, मैं पूरी तरह सहमत हूं आशु जी के साथ कि ये जो अभी आपको मूव दिख रहा है, ये केवल एक बाउंस है। चार्ट पर एक बहुत स्टिफ रेजिस्टेंस है 200 रुपए के आसपास, जो मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ी इसके लिए चुनौती होगी। 200 पार हुआ तो इसका ट्रेंड रिवर्सल होगा, अन्यथा मुझे लगता है कि 200 के आसपास जो मौजूदा तेजी का ये पुल बैक चल रहा है, ये दम तोड़ देगा। तो 200 मुझे लगता है कि एक मेजर रेजिस्टेंस है, पार होना मुश्किल दिखता है। तो 200 एक रेजिस्टेंस आ रही है, तब तक देखते हैं किस तरह का एक्शन रहेगा, बट 200 का लेवल थोड़ा मुश्किल रहेगा टाटा पावर के लिए क्रॉस करने के। चलिए ठीक है, देखते हैं स्टॉक पर कैसा एक्शन आपको बनते हुए दिखेगा। थोड़े ब्रॉडर मार्केट के कैश स्टॉक्स पर और फोकस करिए, क्योंकि यहाँ पर और सारे कुछ नेम्स हैं जहाँ पर आपको मूव दिख रही है। एक बालाजी एमाइंस है, जरा इस काउंटर को पुल अप करिए, 7.5% की मूव आती हुई दिख रही है। जबरदस्त एक्शन बालाजी एमाइंस में आ रहा है। PNB हाउसिंग, इसको भी पुल अप करिए। आई थिंक यहाँ पर भी राइट्स प्राइस एडजस्टमेंट आने वाला है, रिकॉर्ड डेट भी आ रही है, प्राइस एडजस्टमेंट की भी डेट आ रही है। कौन सी डेट है मैं निकाल कर आपको बताता हूँ, बट इस स्टॉक पर भी आपको एक मूवमेंट बढ़िया वाला दिखा है आज के लिए। TCI एक्सप्रेस, इस पर भी एक अच्छी मूव आ रही है। इंडिगो पेंट्स, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि कंपनी ने पहले भी क्लैरिफाई करा है कि कच्चे तेल के दाम ऊपर नीचे होने से इनको कुछ फर्क नहीं पड़ता है, और इससे इस स्टॉक को देखिए डेज हाई पर इस समय ट्रेड कर रहा है। एक बार सचिन जी जरा इंडिगो पेंट्स का चार्ट देखें, 1065, 1055 पर इस समय ट्रेड कर रहा है, लगभग 4-4.5% ऊपर इंडिगो पेंट्स। दीपांशु, इनफैक्ट बिगुल की ही रिक्वेस्ट की थी। इनफैक्ट ये पर्टिकुलर स्टॉक हमने हमारे क्लाइंट्स को भी अभी रेकमेंड किया है। जिस तरीके से इसका वीकली स्ट्रक्चर है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। लगभग 9 महीने के गिरावट के बाद मंथली चार्ट पे यहाँ पर एक लैडर बॉटम काइंड ऑफ फॉर्मेशन है, एंड वीकली चार्ट पे एक अच्छा पॉजिटिव डाइवर्जेंस है अपने वीकली 5 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर। इसने
एक कंसोलिडेशन दिखाया है, तो मुझे लग रहा है कहीं जाकर ये अच्छे संकेत है बॉटम बनने के। जिस तरीके से फिलहाल डेटा प्लेस्ड है, मुझे लग रहा है इमीडिएट बेसिस पे ट्रेडिंग के लिहाज से 1100 से लेके 1140 तक का बाउंस यहाँ पर इमीडिएट बेसिस पे नजर आना चाहिए। एंड उसी पर्टिकुलर मूव को पार्टिसिपेट आपको करना है 1045 के स्टॉप लॉस के साथ। रिकमेंडेशन हमने हमारे क्लाइंट्स को भी दी है लगभग अराउंड 1065 के लेवल के आसपास। तो मुझे लग रहा है अगर डिक्लाइंस मिलते हैं तो हेल्दी होंगे, खरीदारी करने की सलाह होगी 1045 के स्टॉप लॉस के साथ 1100 और 1140 के लक्ष्य के लिए। तो इंडिगो पेंट्स जबरदस्त स्ट्रेंथ बनती दिख रही है, पहले 1100 और इवेंचुअली 1140 का लक्ष्य भी है, लेकिन ध्यान रखिएगा 1045 का स्टॉप लॉस मिस मत करिएगा। ऑटो एंसिलरी स्पेस में कुछ एक्शन है और मिंडा कॉप 7% से अधिक की स्ट्रेंथ यहाँ बनती दिख रही है। कुणाल सर अपना व्यू देंगे इस पर? देखिए बिल्कुल आज एक अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिख रहा है नेहा, और स्टॉक जो है काफ़ी अरसे से एक रेंज में है और कंसोलिडेट कर रहा है। मुझे लगता है कि जैसे ही कंसोलिडेशन पूरा होता है, स्टॉक 240 के ऊपर निकलता है, तो इसमें एक अच्छा मूव आता हुआ दिखेगा। ओवरऑल इस मंदी में स्टॉक ने अपने आप को संभाले हुए है, तो मुझे लगता है कि 240 के ऊपर बिल्कुल खरीदारी के मौके बनेंगे। फिलहाल वेट एंड वॉच करने की राय। ओके, वेट एंड वॉच करिए। मिंदा कॉप, इस पर आपको मौके मिलते हुए दिखेंगे। बंधन बैंक, इस पर एक अच्छी खासी मूव आ रही है इस समय, 4-4.5% ऊपर है। वागले साहब, बंधन बैंक 200 का लेवल इसने क्रॉस किया है। रिसेंटली एक अच्छा पुल बैक चार्ट ने दिखाया है, थोड़ी और स्टीम है, थोड़ा और ऊपर जा सकता है काउंटर, या क्या करना है 205 के लेवल पर बंधन बैंक? दीपांशु, जा तो सकता है 210 211 तक ये स्टॉक जा सकता है, 2-3% की अप मूव आ सकती है, लेकिन आपको रिस्क टू रिवॉर्ड मैच नहीं होगा क्योंकि स्टॉप लॉस आपको 198 का ही लेना पड़ेगा। तो ट्रेड सेटअप नहीं बैठ रहा है। अब प्राइस वाइज थोड़ा सा ऊपर बिल्कुल जा सकता है, और बैंक निफ्टी में भी स्ट्रेंथ है, तो उसके साथ ये जा सकता है। ओके, तो बैंक निफ्टी में स्ट्रेंथ है, थोड़ा उसके साथ ऊपर जा सकता है, बट वैसे उतना कन्विंसिंग मूव इस पर आ नहीं रहा है इस समय। चलिए देखते हैं कैसी एनर्जी, कैसा एक्शन इस पर आता है। बट JSW एनर्जी, इस पर एक बढ़िया मूव आ रही है। इनकी एक यूनिट को बैटरी स्टोरेज के लिए एक बड़ा ऑर्डर भी मिला है, तो आज की खबर का अपडेट यही है। JSW एनर्जी अभी पिछले 5 मिनट में एक बढ़िया वाला स्पाइक आपने इस चार्ट पर बनते हुए भी देखा है। एक बार सुमित जी जरा देखें, JSW एनर्जी पिछले 5 मिनट का एक्शन काफी एक्टिव रहा है इस काउंटर पर, कोई राय चार्ट पे? दीपांशु, इसके अंदर 250 का ऊपर में रेजिस्टेंस है, 250 का लेवल टूटेगा, उसके बाद इसके अंदर मोमेंटम बनेगा। 250 के ऊपर क्लोजिंग देखने को मिल जाती है तो फिर JSW एनर्जी में 270 रुपए तक का मूव आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है। जिन्होंने पोजीशंस बनाई है वो लोग होल्ड करें। 238 240 का नीचे में सपोर्ट है, तो वो स्टॉप लॉस बनेगा। फ्रेश खरीदारी 250 के ऊपर करें 270 के टारगेट्स के। ओके, तो ये आपके लिए JSW एनर्जी 250 की रेजिस्टेंस है, बट अगर 250 की रेजिस्टेंस क्रॉस करता है काउंटर, फिर आपको बढ़िया एक्शन दिख सकता है। फिलहाल देखिए चार्ट पर भी बढ़िया मूव आ रही है, बट एनर्जी से जुड़े काउंटर्स पर फोकस है, स्पेशली ऑयल एंड गैस। कच्चे तेल में ये तो ज़बरदस्त तेज़ी आई है कल और आज के बीच में, इसके क्या मायने हैं, कौन से सेक्टर्स पर इम्पैक्ट आ सकता है, आइए एक बार जानते हैं वरुण के साथ। वरुण बताइए। डेफिनेटली दीप, तो कच्चे तेल में उछाल जो आया है, सबसे पहले उसका रीज़न बता देता हूँ। ओपेक प्लस ने जो 11 लाख प्रति बैरल के आसपास के प्रतिदिन की कटौती का अनुमान ऐलान किया है मई के आसपास से, उसका इम्पैक्ट आपको कच्चे तेल में देखने मिला, जिसके चलते ओवरनाइट कच्चे तेल के दाम करीब 8 से 9% के आसपास बढ़ गए थे। इसका इम्पैक्ट सबसे पहले तो आपको अपस्ट्रीम कंपनीज पे देखने मिलेगा। ONGC, ऑयल इंडिया, ये वो तमाम कंपनीज है जिनको इसका सबसे बड़ा फायदा होता है। इनफैक्ट एक कैलकुलेशन के मुताबिक $1 भी कच्चे तेल का दाम अगर बढ़ता है तो EPS में 3 से 4% के आसपास का बदलाव जो है वो देखने मिलता है। जाहिर सी बात है, इससे गैस की कीमतें भी बढ़ती है, तो ऑयल और गैस दोनों क्षेत्र की कंपनियों को फायदा होता है। $1 प्रति गैस की कीमतें बढ़ने से ONGC में करीब 4,500 करोड़ और ऑयल इंडिया को 400 करोड़ के आसपास का फायदा होता है। इसका इम्पैक्ट जो है ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनीज पे भी देखने मिलता है, क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर कच्चे तेल के दाम बढ़ने से ऑयल कंपनियां अच्छी करेंगी तो इसका इम्पैक्ट ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनीज को भी देखने मिलेगा, क्योंकि कच्चे तेल में बढ़ोतरी के चलते यहाँ पे ऑर्डर्स जो है वो काफ़ी हद तक इनको मिलते हैं। तो सेलान एक्सप्लोरेशन, जिंदल ड्रिलिंग, HOAC जैसे काउंटर्स पे नजर रखेगा। इनफैक्ट ऑर्डर विन के चलते आपको तो यूनाइटेड ड्रिलिंग, एशियन एनर्जी, ये तमाम वो कंपनीज है जिस पे नजर रखनी है, जो कि इनके ऊपर पूरी तरह से डिपेंडेंट है ऑर्डर्स के लिए। महाराष्ट्र सिमले जैसी कंपनियां जहाँ पे ड्रिलिंग पाइप जो है वो बनाने का काम करती है, तो यहाँ पे भी नजर रखेगा। नेगेटिव होता है ऑटो कंपनीज के लिए, टायर कंपनीज के लिए, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के लिए जिनकी आज पिटाई हो रही है, सेरेमिक, पावर, पेंट कंपनियों के लिए वैसे तो नेगेटिव होता है, क्योंकि काफ़ी हद तक ये इंपोर्ट भी करते हैं टाइटेनियम डाइऑक्साइड को,
और अगर कच्चा तेल गिरता है ना तो जाहिर सी बात है इसका इम्पैक्ट आपको रुपये पे भी देखने मिलता है, इनफैक्ट इकोनॉमी पे भी देखने मिलता है। कुछ कैलकुलेशंस मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि भारत 80% के आसपास का कच्चा तेल जो है वो इंपोर्ट करता है। भारत के कुल इंपोर्ट बिल में 20% के आसपास का हिस्सा केवल और केवल कच्चे तेल का है। $1 की बढ़ोतरी से जीडीपी पर करीब 0.05% के आसपास का इम्पैक्ट होता है। सीपीआई 5 से 6 बेसिस पॉइंट तक बढ़ सकता है और रुपए में 0.3 से 0.4% के आसपास का दबाव जो है वो कच्चे तेल में बढ़त के चलते आता है और इसका इम्पैक्ट जो है बाकी जो इंपोर्ट करने वाली कंपनीज है उन पे आपको साफ देखने मिलता है। तो कच्चा तेल वैसे तो बढ़ेगा तो अपस्ट्रीम कंपनीज के लिए अच्छा है, लेकिन बाकी कंपनियों के लिए और हमारी इकोनॉमी के लिए काफ़ी ख़राब है। इनफैक्ट ओएनजीसी के बारे में एक और बात बताता हूँ। कुछ दिनों पहले मैनेजमेंट हमारे चैनल पे आया था, उन्होंने कहा था कि अगर $75-80 के आसपास कच्चा तेल रहता है तो उन्हें करीब $5 के आसपास का जो विंडफॉल गेन टैक्स है वो देना पड़ता है। तो अगर $60 से $70 के बीच में कच्चा तेल रहे तो इनके लिए सबसे अच्छी चीज़ होती है। तो जाहिर सी बात है उन्होंने एक संकेत दे दिया था, दीप अगर अभी कच्चे तेल ये 86-85 के आसपास है ना तो आने वाले दिनों में विंडफॉल गेन टैक्स बढ़ने वाला है। तो जो आज पॉजिटिव वो कल नेगेटिव होने वाला है। तो चलिए ये पूरा इम्पैक्ट आपके लिए कच्चे तेल के दाम बढ़ने का। सिद्धार्थ जी, ये जो पेंट स्टॉक्स पर दबाव आया है वापस एक्यूमुलेशन का मौका है या फिर थोड़ा और मार्जिन प्रेशर एक्सपेक्ट करें, क्योंकि कच्चे तेल में तो फिर से कटौती करी है ओपेक प्लस देशों ने, प्राइसेस और ऊपर जा रहे हैं? देखिए दीप, ये क्लियर कट प्रेशर रहेगा अगर रॉ मटेरियल प्राइसेस ऊपर जाते हैं। क्रूड डेरिवेटिव को जो इनको यूज करते हैं इनके लिए डेफिनेटली नेगेटिव है कच्चा तेल बढ़ने पे। बट ओवरऑल पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए तो एशियन पेंट के नतीजे पिछले क्वार्टर के भी काफी खराब रहे थे, उम्मीद से काफी खराब रहे थे। तो मैं नहीं मानता हूं कि ये क्वार्टर में भी उतने ही खराब रहेंगे और ये पूरा ही क्वार्टर अगर देखा जाए पूरा तिमाही इनको रॉ मटेरियल प्राइसेस काफी सस्ते रहे हैं ओवरऑल पर्सपेक्टिव से। तो इस बार ये क्वार्टर्स में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि पेंट स्टॉक से एक अच्छा रिजल्ट आए। एशियन पेंट, बर्जर पेंट दोनों ही बेहतरीन कंपनियां हैं ये डेकोरेटिव पेंट सेगमेंट में जो बूस्ट ले सकते हैं। बट कच्चे तेल की बात करूं तो $90 के ऊपर जाता है तभी इनके ऊपर बहुत ज्यादा इंपैक्ट रहेगा नेगेटिव। ओके, तो $90 का लेवल वॉच करिए। फिलहाल 85 पर आपको ब्रेंट पहुंचते हुए दिख रहा है, यहाँ पर एक्शन आ सकता है। ओके, और भी कई सारे काउंटर्स हैं जहां पर आपको मूव बनती हुई दिख सकती है। थोड़ा मार्केट में वापस मोमेंटम आ रहा है, निफ्टी भी अब हल्का सा पार्टिसिपेट करने के मूड में आपको दिख रहा है। बट एक दो और कैश काउंटर्स हैं जहां पर मूव अच्छी दिख रही है। वॉकहार्ट ये 4.5% ऊपर, एक बार जरा वॉकहार्ट का चार्ट भी पुल अप करिए, ये थोड़ा एक्शन में आ रहा है। कुछ भूले भटके फार्मा शेयर्स हैं जो वापस रेडार पर आ रहे हैं और वॉकहार्ट भी उनमें से एक है। कुणाल जी, वॉकहार्ट का चार्ट क्या कहता है सर? 161 का लेवल आज 4.5% ऊपर। देखिए लगातार एक अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक है दीपांशु, इसमें किसी तरह का कोई ट्रैक्शन अभी तक नहीं बना। हम देखते हैं किस तरह के कई बार मूव्स आते हैं लेकिन उसके बाद इसका जो ओवरऑल ट्रेंड है वो इस पर हावी हो जाता है और ट्रेंड लगातार नेगेटिव है। तो मेरी राय में देखिए आज जरूर स्टॉक में तेजी दिख रही है, फीसदी के लिहाज से तेजी बड़ी दिखती है, लेकिन ट्रेंड कमजोर है। तो उछाल में निकलने का प्रयास करना चाहिए और उछाल में हो सकता है कि स्टॉक आपको 175 तक भी जाता हुआ दिख सकता है, लेकिन उन स्तरों पर मुझे लगता है कि स्टिफ रेजिस्टेंस है उछाल में निकलने की मेरी राय। चलिए, तो वो रिकमेंडेशन वॉकहार्ट पर आती हुई, लेकिन छुट्टियों वाला महीना है, हम देख रहे हैं एक्सटेंडेड छुट्टियां काफ़ी हैं और टूर एंड ट्रैवल रिलेटेड स्टॉक्स हैं वो कुछ बज यहाँ दिखा रहे हैं। महिंद्रा हॉलीडेज उनमें से एक है, दिन के उच्चतम स्तर के पास ट्रेड हो रहा है। थॉमस कुक भी हम देख रहे हैं 3.25% की स्ट्रेंथ इस समय नजर आ रही है। सचिन जी, आपकी क्या व्यू बन रही है टूर एंड ट्रैवल स्पेस की? ये जो कंपनियां हैं महिंद्रा हॉलीडे, थॉमस कुक, इस समय चार्ट्स पे किस तरह का व्यू बन रहा है? यहाँ पर इंडियन होटल्स हमारे रेडार पे रहता ही है। इनफैक्ट जिस तरीके से यहाँ पर स्ट्रक्चर है व्यू वैसे ही है अभी भी। जिस तरीके से ट्रेंड है वो ट्रेंड कंसोलिडेशन का ही है। जैसे ही स्टॉक 320-325 इस पर्टिकुलर रेंज में आ जाता है वहाँ पर थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूशन हावी हो जाता है। ऑन द लोअर साइड 300-305 के आसपास इससे अच्छा सपोर्ट है। तो मुझे लग रहा है इस पूरे स्पेस में अगर ट्रेडिंग के लिहाज से देखें तो इंडियन होटल्स एक बेटर विकल्प होगा। फिलहाल पिछले 4 दिनों से एक अच्छी लगातार तेजी इस पर्टिकुलर काउंटर में नजर आई है एंड कहीं जाकर अपनी रेजिस्टेंस के आसपास मंडरा रहा है। तो यहाँ पर इमीडिएट बेसिस से फ्रेश लॉन्ग्स अवॉइड करने की सलाह होगी। मुझे लग रहा है जिस तरीके से ये स्ट्रक्चर है अगले कुछ हफ्तों के लिए ये रेंज वैलिड रहनी चाहिए। सो 320-325 एक अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन जोन है जहाँ पर शॉर्ट पोजीशंस ऐड किए जा सकते हैं। एंड ऑन द कॉन्ट्ररी 300-305 एक अच्छा सपोर्ट जोन है जहाँ पर लॉन्ग कंसिडर किया जा सकता है।
तो मुझे लग रहा है इसी पर्टिकुलर रेंज में अपने कुछ हफ्तों की ट्रेडिंग हो सकती है। ओके, तो इंडियन होटल्स पे वो व्यू आता हुआ। IRFC पर भी एक बार जरा फोकस करते हैं। सुमित जी, इसके चार्ट्स पर नजर डालेंगे। 4% की स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है और चार्ट्स पे भी हमने कुछ स्ट्रेंथ ऊपरी लेवल्स पर बनती हुई देखी है। कोई एक्शन इस समय आपको नजर आ रहा है? कौन सा स्टॉक बोला आपने? IRFC, यस जी। ये स्टॉक के अंदर मोमेंटम बना है। स्टॉक पिछले 3 दिनों से 10% का तेजी दिखा चुका है और अभी भी लग रहा है कि थोड़ा और ऊपर का मूव दिखाएगा। 28.5 का इसका पहला टारगेट बनेगा, 30 रुपए का इसका दूसरा टारगेट बनेगा। ये दो टारगेट्स को ध्यान में रखते हुए एग्जिस्टिंग पोजीशंस होल्ड करके चले। 26 रुपए 50 पैसे का नीचे में ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाएं। फ्रेश खरीदारी एक बार अवॉइड करें, बट एग्जिस्टिंग पोजीशंस होल्ड रख के चल सकते हैं 28.5 से 30 के टारगेट्स के लिए। 28.5 से 30 के टारगेट के लिए IRFC। RVNL ये भी एक और काउंटर है जहां पर मूव आ रही है। अभी सेठी साहब से हम बात कर ही रहे थे, स्टॉक में आपको बढ़िया मोमेंटम भी दिखा है। तो चुनिंदा काउंटर्स हैं इस ट्रैवल एंड टूरिज्म स्पेस से जहां पर आपको रखनी है नज़र। रेलवे स्टॉक्स भी उसमें ऐड कर देते हैं। सिद्धार्थ जी, कोई ट्रैवल एंड टूरिज्म स्टॉक जो आप इस बार रेडार पर रख रहे हो? वापस जो समर हॉलीडे सीजन आ रहा है, कौन सा काउंटर अच्छी परफॉर्मेंस दिखा सकता है सर? देखिए दीप, कई कंपनियां हैं जो यहाँ पे अच्छा एक फोकस में रह सकती है। उनमें से एक है होटल इंडस्ट्री की कंपनी इंडियन होटल्स। बेहतरीन ARR, एवरेज रूम रेट्स, ऑक्यूपेंसी लेवल बेहतर। लेमन ट्री है जो बहुत ही मिड साइज होटल इंडस्ट्री में 8000 प्लस रूम्स है। तो ये लेमन ट्री और इंडियन होटल्स तो बहुत बेहतरीन ही है, बट साथ ही साथ सॉफ्टवेयर एज अ प्रोडक्ट में कंपनी है रेटगेन ट्रैवल टेक्नोलॉजी। ये भी एक काफी बेहतरीन हो सकता है अगर बैक एंड देखा जाए, जो हम कहते हैं डायनेमिक प्राइसिंग। फ्लाइट आज देखते हैं, कल की प्राइसिंग बढ़ जाती है बिकॉज ऑफ द डिमांड एंड सप्लाई। तो ये जो डायनेमिक प्राइसिंग देती है बैक एंड में, वो रेट गेन ट्रैवल टेक्नोलॉजी देती है। तो ऐसी कंपनियों के ऊपर भी ज्यादा फोकस कर सकते हैं ट्रैवल एंड टूरिज्म में। प्लस रेट गेन ट्रैवल टेक, इस पर भी आप रखिए नज़र। इजी ट्रिप प्लानर्स, इस पर भी आपको एक मूव आती हुई दिख रही है। तो ये काउंटर्स वापस आपके बाजार में रेडार पर आ रहे हैं। KPIT टेक पे तो बड़ी गिरावट है, बट सोनाटा सॉफ्टवेयर, इस पर एक बहुत ही अच्छी मूव आ रही है। आज सुबह भी ये काउंटर रेडार पर आया था। हिमांशु जी ने अपनी 10 की कमाई में 1000 के टारगेट्स के लिए भी इसे रेकमेंड किया था। आज भी अच्छी परफॉर्मेंस दिखा रहा है। सिद्धार्थ जी, आई थिंक आपके भी रेडार पर है सोनाटा सॉफ्टवेयर? बिल्कुल सही, सोनाटा सॉफ्टवेयर हमारे रेडार पे है, हमारी बाय रिकमेंडेशन है। बेहतरीन कंपनी है और यूनिक बिजनेसेस, बहुत अच्छा प्रोडक्ट्स एज ए सॉफ्टवेयर, प्रोसेसेस, सर्विसिंग, ये सारी चीजों में है। तो सोनाटा सॉफ्टवेयर जिस हिसाब से टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है, ग्रोथ दिख रहा है कांस्टेंट रेवेन्यू में, तो ओवरऑल पर्सपेक्टिव से सोनाटा सॉफ्टवेयर डेफिनेटली पॉजिटिव हो सकता है यहाँ से। तो ओवरऑल ग्रोथ पर्सपेक्टिव अच्छा दिख सकता है। कैश में 2 IT काउंटर्स अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं। KPIT टेक 12.5% का कट आपको इस समय दिखा रहा है। दूसरी तरफ सोनाटा सॉफ्टवेयर देखिए, ये 4% ऊपर है। बट KPIT अगर आपको थोड़ा लाइक टू लाइक कंपैरिजन करना है तो टाटा एलेक्सी ये इंटरेस्टिंग काउंटर होता है, क्योंकि ऑलमोस्ट सिमिलर कारोबार में हैं दोनों। जरा टाटा एलेक्सी का चार्ट एक बार पुल अप करते हैं, देखते हैं। आज KPIT टेक पर तो आपने टारगेट कट देखा है, टाटा एलेक्सी होल्ड आउट कर रहा है, इसको इतनी परेशानी नहीं है। हालांकि रिसेंटली ऑफकोर्स जो हाई से करेक्शन हुआ है वो टाटा एलेक्सी में ज़्यादा शार्प है KPIT के मुकाबले। इनफैक्ट जब टाटा एलेक्सी करेक्ट भी कर रहा था तो KPIT में आपने मूव अच्छी वाली देखी थी। कुणाल जी, 6000 पर टाटा एलेक्सी को ये राय, इस पर थोड़ा भूल गया है बाजार इस काउंटर के बारे में? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं दीपांशु, बहुत समय से इसमें वो एक्शन देखने को नहीं मिला और हम देख रहे हैं कि लगातार एक ज़माने में स्टॉक में ज़बरदस्त रफ्तार थी, उसके बाद इसमें हमने गिरावट आते हुए देखी और पिछले कुछ दिनों में बिल्कुल नैरो कंसोलिडेशन होता हुआ दिख रहा है। लेकिन जो सिल्वर लाइनिंग इस चार्ट पर है वो ये है कि मौजूदा स्तरों के आसपास मुझे एक बड़ा सपोर्ट नज़र आता है। तो मेरी राय में ये जो 59,500 के जो लेवल्स हैं यहाँ पर इस स्टॉक के लिए बड़ा सपोर्ट है। तो मेरी राय में इन स्तरों के नीचे जाने की संभावना कम है। यहाँ से एक अच्छा पुल बन सकता है जिसमें 6500-6600 के लेवल्स आते हुए दिख सकते हैं। तो जिनके पास पोजीशन है बने रहे, 5900 का एक स्टॉप लॉस रखिए। ओके, 5900 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहिए। ये है आपके लिए टाटा एलेक्सी। बिरला सॉफ्ट, ये एक और मिड कैप IT काउंटर है जिस पर आपको मूव आ रही है। एम्फोसिस में भी आपको थोड़ी मूव आती हुई दिख रही है। तो ऐसा नहीं है कि सारे IT स्टॉक्स कमजोर हैं, चुनिंदा मिड कैप IT स्टॉक्स में तो आपको मूवमेंट बढ़िया वाला दिख रहा है। पर आइए ऑटो, यहाँ पर आपको ज़्यादा हेडलाइंस दिखी। अभी थोड़ी देर पहले टाटा मोटर्स में एक अच्छा स्पाइक भी बनते हुए दिखा था। ऑटो बिक्री के आंकड़े ज़्यादातर अच्छे ही रहे हैं। कहाँ पर है ये आउट परफॉर्मेंस, कहाँ पर है ये अंडर परफॉर्मेंस, क्या है संकेत, आइए समझते हैं कुशल के साथ। कुशल बताइए क्या ट्रेंड निकल कर आया इस बार ऑटो सेल से?
दीप काफ़ी इंटरेस्टिंग थिंग निकल कर आ रहा है यहाँ पर ऑटो सेल से, क्योंकि खासकर अगर आप देखें तो जिस तरह से ऑटो बिक्री के आंकड़े कुछ एक सेगमेंट से मिले जुले आपको लगातार पिछले कुछ महीनों से आते हुए नज़र आ रहे थे, अब यहाँ पर फाइनली आपको देखने को मिलेगा कि तमाम जितने भी सेगमेंट्स हैं वहाँ पर आउट परफॉर्मेंस रही है सालाना आधार पर। अगर आप मार्च के पिछले साल के कंपैरिजन में इस आंकड़ों को देखें तो अब यहाँ पर आउट परफॉर्मेंस सबसे ज़्यादा, सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ कि काफ़ी महीनों से जो सेगमेंट जूझ रहा था टू व्हीलर सेगमेंट, उस पर आपको फोकस करना चाहिए, क्योंकि काफ़ी महीनों से यहाँ पर आपको दबाव लगातार देखने को मिल रहा था और जो एक्सपेक्टेशंस थी स्ट्रीट की, जितनी भी एक्सपेक्टेशंस आती थी टू व्हीलर्स को लेकर, चाहे कोई भी कंपनी हो, वहाँ पर अंडर परफॉर्मेंस ही आती हुई दिख रही थी। पर इस बारी मार्च महीने में आपको ये आउट परफॉर्मेंस आती हुई दिख रही है एंड क्लियर कट रिवर्स आपको हीरो मोटोकॉर्प, टीवीएस मोटर्स और रॉयल एनफील्ड की बिक्री में आता हुआ नजर आ रहा है। अब घरेलू टू व्हीलर बिक्री में ये जो इजाफा देखने को मिला है, ये प्राइमरली ग्रामीण मांग जिसमें रिकवरी आई है, वो एक बड़ा इंडिकेटर है कि आगे चलकर हो सकता है कि इन टू व्हीलर स्टॉक्स को लेकर जो व्यू पहले बना हुआ था कि यहाँ पर डिमांड स्लोडाउन अभी भी जारी रहने वाली है, वो एक पहला इनिशियल आपको रिवर्सल के संकेत मार्च महीने के ऑटो बिक्री ने दिखाया है। अब यही देखना है कि ये कितना आगे जारी रहता है, पर जिस तरह से मैन्युफैक्चरर्स और उनके जो डीलर्स हैं उनकी तरफ से भी जो ऑफर्स आए हैं उसकी वजह से भी अच्छा खासा वॉल्यूम पिकअप आपको देखने को मिला है। और अगर आप हीरो, टीवीएस और मोटर्स और साथ ही रॉयल एनफील्ड को कंबाइन करेंगे तो घरेलू टू व्हीलर का कुल हिस्से में करीबन 60% हिस्सा इनका आता है। नंबर्स वाइज भी डोमेस्टिक सेल्स जो टू व्हीलर्स की रही है वो 21-22% की ग्रोथ आपको हीरो मोटो और टीवीएस मोटर्स ने दिखाई है। हालांकि रॉयल एनफील्ड भी लगभग 60,000 यूनिट्स बेचने में सफल रहा है। बट लार्जली आपको यहाँ पर यह भी चीज़ देखनी है कि जो टू व्हीलर सेगमेंट है वहाँ पर जो टोटल सेल्स रही है वहाँ पर भी अच्छी परफॉर्मेंस थी। हीरो मोटो, टीवीएस मोटर्स ने, हीरो मोटोकॉर्प इनफैक्ट सभी सेगमेंट्स में अच्छा परफॉर्म कर रहा है और 15.4% की यहाँ पर बढ़त आपको आती हुई दिखी है। यही नहीं, जो पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट है वहाँ पर भी अच्छी परफॉर्मेंस है, चाहे मारुति सुजुकी ले, वहाँ तो क्लियर कट आउट परफॉर्मेंस थी। 1,57,500 यूनिट्स का अनुमान था, उसके मुकाबले 1,70,000 यूनिट से ज़्यादा इन्होंने बेची है। साथ ही M&M ऑटो आज सुबह इसके भी आंकड़े आते हुए दिखे, ये भी आउट परफॉर्मेंस थी। करीबन 65,100 का हमारा अनुमान था, उसके मुकाबले 66,000 से ज़्यादा यूनिट्स कंपनी ने बेचे हैं। टाटा मोटर्स की जो डोमेस्टिक पैसेंजर व्हीकल्स हैं वहाँ पर हल्का सा आपको कमजोरी का रुझान दिखेगा जितना अनुमान था, बट ऑल इन ऑल गेंस यहाँ पर भी थे करीबन 4% के। सीवी सेगमेंट में भी आउट परफॉर्मेंस थी, VCV सबसे ज़्यादा 35% की ग्रोथ रही है और ट्रैक्टर सेगमेंट में भी 18% की ग्रोथ के साथ M&M जो है इसको लीड करता हुआ दिख रहा था। तो M&M ने ट्रैक्टर सेगमेंट में अपने जो ऑटो सेगमेंट है उसके मुकाबले बेहतर साइड पर प्रदर्शन किया है एंड पैसेंजर व्हीकल्स में मारुति सुजुकी क्लियर कट आउट परफॉर्मर रहा है, क्योंकि उनकी एक्सपोर्ट्स आंकड़े काफ़ी अच्छे थे इस महीने और इसी वजह से जो लार्जली जो बड़ी पिक्चर बन रही है अक्रॉस दी सेगमेंट आपको अनुमान से बेहतर आंकड़े आते हुए दिखे। ट्रेंड कंटिन्यू करेगा? बड़ा सवाल है दीप, देखना होगा कि फाइनली मतलब अब नया वित्तीय वर्ष शुरू हुआ है, प्राइस इंक्रीज भी हुए हैं, तो उसके बाद कितना वॉल्यूम अपटेक होता है, किस तरह से डीलर लेवल पर इन्वेंट्री बनी हुई है, वो सब क्वेश्चंस को फैक्टर इन करके ही हमें देखना। काफी चेंजेस भी इस बार अब एप्लीकेबल हो गए हैं, नए सेफ्टी रूल्स भी आ गए हैं। फॉर दैट मैटर आज मारुति मैनेजमेंट, हाँ आपने तो बात भी करी, ऑफ कोर्स 11 बजे उनसे जब बात हुई थी तो वो बहुत कॉन्फिडेंट है इस वित्त वर्ष को लेकर और डिस्पाइट द फैक्ट कि यहाँ पर हाइक लिया है प्राइस में ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन प्रेशर, लेकिन वो बहुत कॉन्फिडेंट है। डिमांड ग्रोथ ऑलमोस्ट 5 से 7% वो इस वित्त वर्ष में भी कंजर्वेटिवली देख रहे हैं। सो दैट्स और एक्सपोर्ट फ्रंट पे भी उन्होंने कहा कि दे आर प्रीटी कॉन्फिडेंट। सो आइए सिद्धार्थ जी से भी पूछते हैं। सिद्धार्थ जी, ये बढ़िया रहे, इनफैक्ट पिछले 2 साल ऑटो बिक्री के लिए शानदार रहे हैं, हैट्रिक लगेगी सर? बिल्कुल लग सकती है। और दीप मैंने जैसे कॉल दिया टीवीएस मोटर्स पे, मुझे लगता है कि टू व्हीलर स्पेस में भी एक अच्छा खासा ट्रैक्शन जरूर दिख रहा है और उसमें भी स्पेसिफिकली वो कंपनियां जिसमें ईवी में काफी जोर देती है और उसमें टीवीएस मोटर मुझे अव्वल नंबर की लग रही है। इनकी जो बाइक है iQube वो बहुत ही अच्छी परफॉर्म कर रही है इन टर्म्स ऑफ सेल्स नंबर्स आर कंसर्न, तो टीवीएस मोटर्स मेरी टॉप पिक रहेगी ये पूरे समूह में। तो टीवीएस मोटर्स में टॉप पिक है, बट अदरवाइज बाकी काउंटर्स पर भी रखिए नज़र। एक टाटा मोटर्स को भी देख लीजिए, अभी थोड़ी देर पहले एक बढ़िया स्पाइक टाटा मोटर्स के काउंटर पर आपको दिखा था, देखते हैं ये भी मूव करता है यानी। चोला इन्वेस्टमेंट, जरा इसके चार्ट को पुल अप करिए, यहाँ पर एक मूव आई थी थोड़ी देर पहले, वागले साहब से जरा राय भी ली जाए। वागले साहब, चोला इन्वेस्टमेंट 780 का लेवल स्पाइक कर रहे हैं सर, डेज हाई पर है इस समय।
दीपांशु पैटर्न अच्छा बन रहा है, मोमेंटम है, इसको प्रीएम्प्ट करना चाहिए 779 780 के करंट भाव से। मुझे लगता है कम से कम ये 800 795 800 तो जाएगा 1 से 2 दिनों में। आज के आज जाएगा ये कहना मुश्किल है, लेकिन यहाँ पर लिया जा सकता है आज के लो के स्टॉप लॉस से 765 का स्टॉप लॉस होगा। और जैसे ये 800 ब्रेक करेगा दीपांशु, इसमें 840 तक की मूव आ सकती है, तो ये काफी एक 7-8% की मूव आप प्रीएम्प्ट कर सकते हैं। पैटर्न अच्छा है सर। की मूव अगले साहब दीपांशु 840 की अगर बात करेंगे तो यहाँ से देखो ना 20 और 60 रुपए की मूव तो हो गए ना, 7% की मूव हो गई टोटल। ये 1 से 2 दिनों में आ सकती है। लिए हाई कन्विक्शन बन रहा है वागले साहब का। चोला इन्वेस्टमेंट फाइनेंस, इस पर रखिए नजर। एक दो और एनबीएफसीज भी एक्शन में आ रही है। इनफैक्ट सबसे बड़ी बजाज फाइनेंस, इस पर भी एक मूव आया। जरा बजाज फाइनेंस का भी चार्ट एक बार देखें। यहाँ पर भी एक बढ़िया मूवमेंट आपको बनते हुए दिख रहा है। स्टॉक भी डेज हाई पर है और पिछले 5-10 मिनट में ही ये स्पाइक आते हुए दिखा है। कुणाल जी, बजाज फाइनेंस 5700 का लेवल अभी क्रॉस किया है, बढ़िया मूव आ रही है, 100 रुपए ऊपर इस समय। देखिए यहाँ पर भी एक अच्छा मूव आता हुआ दिख रहा है दीपांशु, और मुझे लगता है कि यहाँ पर भी एक डबल बॉटम पैटर्न बनता हुआ चार्ट पर नजर आ रहा है। इस पैटर्न की पुष्टि हो जाएगी जब ये स्टॉक 5850 के लेवल्स को पार करेगा, तो और यहाँ से 100 रुपए की तेजी बन जाए तो मेरी राय में बिल्कुल बाय करके चलना चाहिए। स्टॉक ओवरसोल्ड है टेक्निकल इंडिकेटर्स पर, तो पुल बैक की पूरी संभावना है। 5850 के ऊपर मेरी खरीदारी की राय होगी। 62-6300 के दाम स्टॉक में दोबारा आते हुए दिखेंगे, तो 5850 के ऊपर बाय करने की राय। ओके, 5850 के ऊपर बाय करने की राय आएगी बजाज फाइनेंस। इस पर भी बढ़िया मूव आ रही है, डेज हाई पर आ गया है काउंटर। चलिए देखते हैं कैसी परफॉर्मेंस ये आज आपको दिखाएगा। बजाज फाइनेंस में मूव आई है, चोला इन्वेस्टमेंट में मूव आई है। एक बार जरा श्रीराम फाइनेंस को भी देख लीजिए, वहाँ पर भी थोड़ा एक्शन देखा था। सुबह इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस, हाँ श्रीराम फाइनेंस भी ऊपर है, डेज हाई पर ट्रेड कर रहा है। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस भी 2% ऊपर है, ये भी डेज हाई पर ट्रेड कर रहा है। तो सारी एनबीएफसीज पर आपको एक बढ़िया मोमेंटम आते हुए दिख रहा है। मोमेंटम पकड़ने के लिए तैयार तो एटलीस्ट हो ही रहे हैं। सिद्धार्थ जी, कोई एनबीएफसी जो आप खरीदना चाहेंगे सर इन लेवल पर? बिल्कुल दीप, यहाँ पे मैं अगर खरीदना चाहूंगा तो वागले साहब का पूरा समर्थन रहेगा। चोला फाइनेंस, चोला इन्वेस्टमेंट फाइनेंस सबसे बेहतरीन लग रहा है यहाँ पे। सबसे बड़ी चीज है कि उन्होंने प्लेटफॉर्म का बिजनेस काफी स्ट्रॉन्ग कर दिया है। करीबन 18 से 20% का इनका जो डिसबर्समेंट है वो प्लेटफॉर्म से, ऑनलाइन से आता है। तो ये काफी बड़ा स्ट्रेंथ देता है एनबीएफसी को आने वाले समय में। हालांकि राइजिंग इंटरेस्ट रेट का जो सिनेरियो जहां पे हम बैठे हुए हैं वो पॉजिटिव नहीं होता है एनबीएफसी के लिए, बट कहीं ना कहीं हम ये भी मानते हैं कि अब सैचुरेशन पॉइंट आ गया है हायर इंटरेस्ट रेट रेजिम का। तो कहीं ना कहीं 25 या 50 बेसिस पॉइंट ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे अगर हो तो मैं मानता हूँ कि एनबीएफसी स्पेस अच्छा करेगी और इसमें टॉप पिक रहेगा चोला इन्वेस्टमेंट फाइनेंस, जस्ट बिकॉज ऑफ कि प्लेटफॉर्म बिजनेस काफी बेहतर कर रहा है। तो प्लेटफॉर्म बिजनेस अच्छा कर रहा है, नज़र रखिए। चोला पर मूव भी आ रही है, बजाज पर मूव आ रही है, श्रीराम है एक्शन में। सुबह मन्नापुरम, मुथूट दोनों पर आपके लिए बाई कॉल्स आती हुई दिखी थी। ये काउंटर्स भी रेडार पर थे ही। मुथूट पर इनफैक्ट जय की तरफ से राय भी आई थी। तो एनबीएफसी थोड़ा अच्छे एक्शन में दिख भी रहे हैं। आइए, एनबीएफसी तो एक्शन में, बैंक्स में जो मूव आई है और स्पेशली जो अपडेट्स आना शुरू हो गए हैं ये काफ़ी इंटरेस्टिंग रहे हैं। कुछ ही बैंक्स के आए हैं, बाकी कुछ फाइनेंशियल्स के भी आए हैं। एक बार वरुण से समझा जाए क्या है ये सारे अपडेट्स। वरुण, परफॉर्मेंस क्या बता रही है? देखिए दीप, ग्रोथ है लेकिन ग्रोथ धीमी पड़ गई है, एक बात साफ समझ में आ रही है। अब उस तरह की एक्सपोनेंशियल ग्रोथ जो 13-15% के आसपास की थी आपको शायद नहीं देखने मिलेगी। अब मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो आप कर्नाटका बैंक देखिए और खासकर कासा देखिए। आप कासा में जो ग्रोथ है, पहले जिस तरह की ग्रोथ थी अब इन बैंक्स के पास बची नहीं है। कर्नाटका बैंक एक समय था 12% 13% के आसपास का कासा ग्रो करता था। Q3 में 9.95% के आसपास आया था। इस बार देखिए 8.71% के आसपास जो कासा ग्रोथ है वो कर्नाटका बैंक की देखने मिल रही है। डिपॉजिट अगर आप देखेंगे तो यहाँ करीब 8.7% ग्रॉस। एडवांसेस इस बार केवल 6% के आसपास की बढ़ोतरी है, जबकि पिछले 2 क्वार्टर में 10 से 12%, 12.5% के आसपास की बढ़ोतरी थी। एक बात अच्छी रही है कर्नाटका बैंक में, जो ओवरऑल कासा है उसमें बढ़ोतरी हुई है। अगर हम क्वार्टर देखें 31.9% से बढ़ के 32.97% पे आए हैं। अभी ये इसलिए है क्योंकि आपको याद होगा पिछले क्वार्टर से जितने भी बैंक्स हैं सबने अपना सेविंग अकाउंट डिपॉजिट जो ओवरऑल ब्याज दरें हैं, डिपॉजिट की ब्याज दरें, भले वो एफडी हो या कुछ भी हो,
उसमें बढ़ोतरी शुरू कर दी थी इनने, तो उसका इम्पैक्ट अब आपको कासा एज परसेंटेज ऑफ टोटल डिपॉजिट्स में देखने मिल रहा है। इसके लिए सबके कासा जो है अब आपको बढ़े हुए देखने मिल रहे हैं। वैसे ही सीएसबी बैंक, यहाँ भी कासा जो है हालांकि इन्होंने मेंटेन किया है, 16% की बढ़ोतरी है। और ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो ग्रॉस एडवांसेस में करीब 30% के आसपास की बढ़ोतरी देखने मिल रही है। इसके अलावा करूर वैश्य बैंक, यहाँ पे भी कासा में देखिए 6.5% के आसपास की बढ़ोतरी है, पहले 14% के आसपास रही करती थी। कुल एडवांसेस में करीब 13%, डिपॉजिट 12% और कुल बिजनेस जो है 13% के आसपास, 12.5% के आसपास बढ़ा है, पहले ये 14-15% के आसपास रहा करता था। धनलक्ष्मी बैंक कुल डिपॉजिट में 7.5% के आसपास की बढ़ोतरी है। ग्रॉस एडवांसेस देखिए 17% बढ़े हैं। अब 17% ऑन द फेस ऑफ इट अच्छा लगता है, लेकिन इसके पहले अगर आप देखते तो 22%, उसके पहले 30% और 26% के आसपास की ग्रोथ जो है वो देखने मिल रही थी। केवल एक चीज़ है जो सबसे ज़्यादा कंसिस्टेंट है बैंक्स में, और वो है गोल्ड लोन्स। गोल्ड लोन्स में अगर आप देखेंगे तो अभी भी बढ़ोतरी है। धनलक्ष्मी में गोल्ड लोन्स जो इस बार भी 23% बढ़े, इसके पहले भी 23% बढ़े थे, उसके पहले 19 थे, उसके पहले 7.5 था। वैसे ही अगर आप सीएसबी बैंक में देखेंगे तो 47.7% के आसपास गोल्ड लोन में बढ़ोतरी देखने मिली। तो गोल्ड का कारोबार जो है वो अभी भी इन बैंक्स का चमक रहा है, लेकिन बाकी अगर आप देखेंगे तो थोड़ा धीमा पड़ रहा है। और कासा एज परसेंटेज टू टोटल डिपॉजिट जो है कर्नाटका में बढ़ा है, बाकी बैंक्स में भी शायद बढ़ेगा, क्योंकि रेट्स जो है अब बैंक्स ने पिछले क्वार्टर से बढ़ाना शुरू कर दिए थे, और शायद थर्सडे को फिर से बढ़ जाए। बढ़ाने ही पड़ेंगे। अब लोन का तो फटक से बढ़ा देंगे, दूसरे दिन आपके पास सर्कुलर आ जाएगा विथ इफेक्ट फ्रॉम टुडे, लेकिन एफडी में नहीं आता। वही है, अब थोड़ा निम्स का भी इन्हें फिर पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ता है। बट आप कह रहे हैं कि उतने अच्छे अपडेट्स नहीं है जितना जो गति से ग्रो कर रहे थे अब वो नहीं आ रही है। हाँ, अब वो ग्रोथ नहीं है, अब हाई बेस भी हो जाएगा। हाँ। जाहिर सी बात है, अब कब तक ग्रो करोगे, कहीं ना कहीं तो थोड़ा कूल ऑफ होना ही। लेकिन आप गोल्ड लोन देखिए आज भी 50% है। सीएसबी के लिए जबरदस्त रही है, और इसलिए मुथूट मन्नापुरम की भी बात थी। सिद्धार्थ जी, ट्रैक करते हैं सीएसबी बैंक या फिर कर्नाटका बैंक हो गया, करूर वैश्य हो गया, जो साउथ इंडियन बैंक हो गया, जो थोड़े मिड कैप स्मॉल कैप प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं? मैंने कई बार एसपीएल मिड कैप में रिकमेंडेशन दिया है। 130 के करीब का हमारा टारगेट है। हम मानते हैं कि करूर वैश्य बैंक हाई यील्डिंग प्रोडक्ट्स पे ध्यान दे रही है, रिटेल सेंट्रिक है, काफी बेहतरीन बिजनेस करती है। अगर देखा जाए तो स्लिपेजेस भी काफी कम है। तो ये पूरे ही समूह में सीएसबी, कर्नाटका बैंक, करूर वैश्य बैंक मुझे सबसे बेहतरीन लग रहा है ये छोटे मझोले बैंकों में। तो ये है आपके लिए करूर वैश्य बैंक, इस पर रखिए नजर। छोटे मझोले बैंक्स हैं, थोड़ा एक्शन है, और जो गोल्ड लोन से जुड़े बैंक्स हैं वहां पर आपको थोड़ा एक्शन बनते हुए दिख रहा है। तो ये स्पेस थोड़ी एक्साइटिंग हो सकती है। निफ्टी भी 17,400 पर आने की कोशिश कर रहा है। सुबह ओपनिंग पर हमने ये लेवल्स देखे थे, उसके बाद थोड़ी रेंज में बाजार अटक गए तो वो क्रॉस नहीं हुए। अब वापस 17,400 क्रॉस करने की कोशिश निफ्टी की तरफ से आ रही है। देखते हैं कितना सक्सेसफुल रहता है कि नहीं। बट छोटे बैंक्स की बात करें तो जो मिड कैप पीएसयू बैंक्स हैं वहाँ पर भी आपको अच्छा एक्शन दिख रहा है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र देख लीजिए 4.5% ऊपर है। बैंक ऑफ इंडिया में आपको 2% की तेज़ी दिख रही है। सेंट्रल बैंक 3% ऊपर है। इंडियन बैंक का भी काउंटर आपको एक्शन में दिख रहा है। यूनियन बैंक भी आपको मूवमेंट दिखा रहा है। आईडीबीआई बैंक के लिए तो ऑफकोर्स सुबह खबर भी आई थी। तो ये थोड़े मिड कैप पीएसयू बैंक्स जो हैं वहाँ पर भी आपको तेज़ी का माहौल दिख रहा है। 40,800 के ऊपर बैंक निफ्टी फिलहाल ट्रेड कर ही रहा है। तो एक्शन इस स्पेस में बढ़िया वाला बन रहा है। ओके, आईडीबीआई बैंक 3.5% ऊपर हो गया, जो सुबह इनके लिए आई भी थी। थोड़ा सेट ऑफ करने के लिए अमाउंट ये मूव कर रहे हैं, उसका एक्शन आपको दिखेगा इस काउंटर पर। एक बार निफ्टी गेनर के चार्ट पर भी नजर डाल लेते। कोल इंडिया यहाँ पर अच्छी खासी स्ट्रेंथ देखने को मिली, 3% ऊपर। चार्ट्स में इस समय दिन के उच्चतम स्तर के पास है। कुणाल जी, कोल इंडिया सर, इस समय कोई मूवमेंट आपको यहाँ से नजर आ रही है? देखिए, एक अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है नेहा। मुझे लगता है कि स्टॉक एक मेजर सपोर्ट से बाउंस कर रहा है, और ये जो करंट मोमेंटम है इसमें स्टॉक बड़ी आसानी से 225, 226 के लेवल्स भी दिखा सकता है। तो जिन्होंने आज सवेरे, आज दिन के दौरान खरीदा है, बिल्कुल होल्ड करें। मुझे लगता है 226, 227 के लेवल्स आते हुए दिखेंगे, होल्ड करने की राय है। ओके, तो कोल इंडिया पर मूव है, डेज हाई पर कोल इंडिया ट्रेड कर रहा है, 3% ऊपर ये काउंटर है। आइए सिद्धार्थ जी के लिए एक और बिगुल सुपर सेट। बताएं सर। देखिए दीप, ये टेक्नो फंडा कॉल है। जैसे जी बिजनेस के लिए फैंस की भरमार रहती है, एकदम डिमांड जोरदार रहती है फैंस की, वैसे ही फैंस की डिमांड और भी कोई जगह पे है, और वो है पॉलीकैब में।
एफएमसीजी सेगमेंट में फैन सेगमेंट बहुत जोरदार ट्रैक्शन बिल्ड हो रहा है। समर सीजन हमारे सामने है। पॉलीकैब जो वायर्स एंड केबल्स का लीडर है, 22 से 24% का मार्केट शेयर, बेहतरीन कंपनी एफएमईजी सेगमेंट एज वेल एज वायर्स एंड केबल्स। जिस हिसाब से कंस्ट्रक्शन हाउसिंग का ड्राइव चल रहा है प्रधानमंत्री आवास योजना में, पॉलीकैब का बहुत बड़ा योगदान रहेगा। वायर्स एंड केबल्स का वॉल्यूम्स में ग्रोथ दिख रहा है, तो मुझे लगता है कि पॉलीकैब शॉर्ट टर्म में काफी बेहतर कर सकता है। 3030 का शॉर्ट टर्म का टारगेट, और अगर लंबे समय के लिए पॉलीकैब रख लिया तो 3455 भी आ सकता है पॉलीकैब। तो मुझे लगता है कि वायर्स एंड केबल्स का लीडर, फैंस का जो डिमांड है वो भी केटर करेगा पॉलीकैब। 3455 एक लंबा चौड़ा टारगेट यहाँ पर पॉलीकैब इंडिया में बनता हुआ दिखाई दे रहा है, तो इसको बस मिस मत करिएगा। और चार्ट्स पे भी दिन के उच्चतम स्तर के पास ऑलमोस्ट 3% की स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है। लेकिन एक बिगुल सुमित जी के लिए, सुमित का सुपरहिट। सुमित जी बताइए कौन सा स्टॉक आया है रडार पे? बाय का स्टॉक रडार पे आया है। स्टॉक का अभी भाव चल रहा है 2870, 2870 स्पॉट लेवल्स। स्टॉक का नाम है डिवीज लैब। डिवीज लैब के अंदर बाय का मोमेंटम बन रहा है। डिवीज लैब में करेक्शन के बाद साइडवेज कंसोलिडेशन देखने को मिला, और आज स्टॉक के अंदर एक अच्छा कैंडल फॉर्म हो रहा है, जिसमें हफ्ते 10 दिनों के हाई लेवल पे स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है। डिवीज लैब के अंदर यहाँ से आज बाय कर सकते हैं। यहाँ से आने वाले दिनों के अंदर एक बढ़िया मोमेंटम बनना चाहिए। 2820, 2825 ये स्टॉक का नीचे में सपोर्ट लेवल है, तो 2825 के नीचे का इसके अंदर स्टॉप लॉस लगा के खरीदारी करना है। 2925 ये पहला टारगेट है, 2975 ये दूसरा टारगेट है। कुछ ही दिनों में लेवल देखने को मिल सकते हैं, खरीदारी करें। ओवरसोल्ड लेवल से साइडवेज कंसोलिडेशन से मूव ऊपर का देखने को मिल रहा है। 2925, 2975 टारगेट्स के लिए 2825 के नीचे का स्टॉप लॉस लगा। तो डिवीज लैब 2925 एंड इवेंचुअली 75 ये लेवल्स आपको देखने को मिल जाएंगे। 2820-25 के पास एक सपोर्ट बनता दिख रहा है, इसको मिस मत करिएगा। डिवीज लैब पूरे एक्शन में नजर आ रहा है। कुणाल जी एक बार यूपीएल सर, इसका चार्ट देखेंगे, अच्छी खासी स्ट्रेंथ यहाँ पर भी चार्ट्स में नजर आ रही है। कोई एक्शन, कोई स्ट्रैटेजी इस समय? देखिए चार्ट अच्छा है नेहा, नो डाउट। और इसमें हमने देखा है पिछले कई दिनों से एक लंबा कंसोलिडेशन हुआ है, जिसका ब्रेकआउट 720 रुपए के ऊपर होता हुआ दिख रहा है, और कई सारे एवरेजेस भी यहाँ मौजूदा स्तरों के आसपास कन्वर्ज कर रहे हैं, जिसको ये स्टॉक ब्रेक कर रहा है। तो मेरी राय में अच्छा ब्रेकआउट है, जो इस स्टॉक को 760-65 के लेवल्स तक ले जा सकता है। तो मौजूदा स्तरों पर भी बाय करके चल सकते हैं। 720 रुपए के आसपास स्टॉप लॉस रख लें। मुझे लगता है कि 755-760 के भाव इसमें आते दिखेंगे। 755-760 के भाव के लिए यूपीएल पर मूव आ सकती है। इनफैक्ट सिद्धार्थ जी, आज सारे फर्टिलाइजर स्टॉक्स पर भी हमने एक्शन देखा है, क्योंकि जो गैस प्राइस के बदलाव होने थे, एक डर इनका ये भी था कि अगर पुराना फॉर्मूला आ जाता है तो फिर 25% की बढ़ोतरी हो जाती गैस प्राइसेस में, और फर्टिलाइजर को ऑफकोर्स उसका नेगेटिव इंपैक्ट होता। फिलहाल वो ऐसा नहीं होने वाला है। कोई राय सर, फर्टिलाइजर वापस एक्शन में? डेफिनेटली सही है, और ये पॉजिटिव है पूरे पैक के लिए, एग्रोकेमिकल, फर्टिलाइजर, सारे पैक के लिए। और जो अभी कुणाल जी ने कहा यूपीएल पे, मैं पूरी सहमति रखता हूं उनके बात से, उनके व्यू से, कि यूपीएल यहां से काफी अच्छा एक मोमेंटम दे सकता है लंबे समय के लिए। कि अगर आप निवेशक रहते हैं तो मैं मानता हूं कि यूपीएल आपको काफी अच्छा परफॉर्मेंस देके जाता है। ये 4th बिगेस्ट सीड कंपनी है पूरे वर्ल्ड में, 5th बिगेस्ट एग्रोकेमिकल कंपनी है पूरे वर्ल्ड में, एक्सपोर्ट्स दमदार है। तो मुझे लगता है कि यूपीएल भी एक बहुत बड़ा बेनिफिशियरी हो सकता है ये पूरे पैक में। बिल्कुल, तो यूपीएल बड़ा बेनिफिशियरी हो सकता है, इस पर रखिए नजर। बट आज सारे केमिकल स्टॉक्स में परेशानी दिख रही है। नवीन फ्लोरीन पुल अप करिए, दीपक नाइट्राइट देख लीजिए, पीआई इंडस्ट्रीज देख लीजिए, एसआरएफ में भी आपको आज गिरावट देखिए। तो आज थोड़ा केमिकल स्टॉक्स के लिए कमजोरी वाला दिन बनते हुए दिख रहा है। वागले साहब, एसआरएफ एक बार इस पर आपकी राय भी बनती है सर। कमजोरी है अक्रॉस द स्पेस, आज पूरा स्पेस ही कमजोर है। एसआरएफ का चार्ट क्या कहता है? डेज लो पर ट्रेड कर रहा है इस समय। दीपांशु, पिछले 4 या 5 दिनों से एक रैली बन रही थी, उसका करेक्शन हुआ है, और ये थोड़ा सा डीप करेक्शन है। थोड़ा सा और नीचे यहाँ से भी जा सकता है, 2300 तक ये नीचे जा सकता है। हाँ, अगर उसके नीचे क्लोज हो गया तो फिर मैं 2200, 2150 की बात करूंगा। फिलहाल 2300 का एक सपोर्ट है जो होल्ड होना चाहिए। ओके, 2300 ये सपोर्ट होल्ड होना चाहिए। आइए, जय हमारे साथ जुड़ गए हैं दोबारा, और करते हैं उनका स्वागत कैश का ऑप्शन।
स्वागत है जय, बताएं क्या करना है इस समय बाजार में। गुड आफ्टरनून टू यू दीप। एंड दीप, मॉर्निंग में निफ्टी रेकमेंड किया था 88 पे, एंड देन कहा था कि डिप्स पर आप और ऐड कीजिए 70 पे, आपकी एवरेज 79 हो जाएगी, और 79 वाला कॉल ऑप्शन ऑलरेडी 103 104 है। सो अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है वहाँ पे 79 से 104, डिस्पाइट मार्केट्स बिंग प्रीटी रेंज बाउंड। एंड इनफैक्ट 88 पे भी किसी ने लिया तो भी प्रॉफिट पे, दीप 88 वाला 104 हो गया। पॉइंट यही है दीप, कभी भी मार्केट्स में अब ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा, ऐसा मेरा मानना है। बेस शिफ्ट हो चुका है, जो मैंने कहा था 17,200 250 पर अब, एंड ऊपर में 17,500 से लेके 600 तक के लेवल्स निफ्टी में नज़र आ रहे हैं। आई मीन दीज आर द टारगेट्स एटलीस्ट फॉर दिस वीकली एक्सपायरी। देखने मिले तो अच्छा ही है, ट्रंकेटेड वीक है, एल्स ओवर द पीरियड ऑफ टाइम 3-4 दिनों में हमें ये लेवल्स देखने ज़रूर मिलेंगे। सो व्यू पॉजिटिव ही रखना है दीप। एंड अब बैंक निफ्टी पर एक रिकमेंडेशन मैं देना चाहूँगा। बैंक निफ्टी पर दी 41,000 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन खरीदे, ये मिलेगा आपको 125 रुपये पर। 125 पर मिलेगा आपको 41,000 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन बैंक निफ्टी का, यही 6 अप्रैल की एक्सपायरी का। निफ्टी पर तो सुबह ट्रेड अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, वहाँ पे दिया हमने। बैंक निफ्टी पे फर्दर स्ट्रेंथ देखने मिल रही है, एंड देखिए 25 पर लेना आपको 20 रुपये का आप स्टॉप लॉस लगाइए ऑन अ क्लोजिंग बेसिस। सो आपका 105 पॉइंट का रिस्क होगा। टारगेट्स आपके लगभग ऊपर में जो निकल कर आ रहे हैं, द फर्स्ट टारगेट इज अराउंड 236 and second target comes to around 310. So 236 and 310 ये दो टारगेट्स के लिए खरीदे, बिकॉज 40,800 के ऊपर बैंक निफ्टी जाना, सस्टेन करना, आई मीन 40,500 पे तो कॉल और पुट राइटर्स के दोनों के हमें एक अच्छा खासे फाइट वहाँ पे देखने मिली, और क्लियरली ये देखने मिल रहा है कि मार्केट में नो अप ट्रेंड है। यहाँ से लगभग 41,000 पहला टारगेट होगा दीप, और वो निकलते ही 41,350 41,400 ये सारे लेवल्स आपको देखने मिलेंगे बैंक निफ्टी में। सो क्लियर का स्ट्रेंथ है वहाँ पे। सो 41,000 का कॉल खरीदने की सलाह। ओके, 41,000 का कॉल खरीदिए, ये है आपके लिए जय की सलाह। एक्शन थोड़ा कंसोलिडेशन के बाद एक्टिव आपको होते हुए दिख सकता है। एक दिन की छुट्टी है, बट अकॉर्डिंगली आप रिस्क के हिसाब से पोजीशन यहाँ पर बना सकते हैं। आइए, आखिरी 10 मिनट बाकी हैं, अनिल जी भी हमारे साथ तैयार आज की फाइनल मार्केट स्ट्रैटेजी देने के लिए। स्वागत है अनिल जी। थ्रू द डे बहुत ही रेंज बाउंड एक्शन आपको निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों पर मिला है, बट अब वापस 17,400 पर निफ्टी आ गया है, और बैंक निफ्टी डेज हाई पर ट्रेड कर रहा है, 200 पॉइंट ऊपर ही, बट 40,800 के लेवल के ऊपर बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है। 17,400 के एग्जैक्ट लेवल पर निफ्टी है। अमेरिकी फ्यूचर्स की बात करें तो डाउ फ्यूचर्स 100 पॉइंट ऊपर है, बट उसके सामने नैस्डैक फ्यूचर्स 100 पॉइंट नीचे। दो आज नैस्डैक में थोड़ी मुनाफा वसूली है, हालांकि डाउ पर कोई इसका इंपैक्ट नहीं दिख रहा है। एशिया सारे बाजार आज पॉजिटिव टेरिटरी में जितने खुले थे, चीन एंड ताइवान तो ऑफ कोर्स बंद थे, और यूरोप भी आधे % की तेजी के साथ ट्रेड कर रहा है। तो ग्लोबल मार्केट स्टेबल है, थोड़ा रुपया आज कमजोर है, बट अदरवाइज रेंज बाउंड बट पॉजिटिव सेशन दिख रहा है स्ट्रीट पर। क्या करना है अनिल जी? दीप, तेजी की पोजीशन बरकरार रखनी चाहिए, और थोड़ी बहुत आप और ऑप्शंस के जरिए खरीदारी भी कर सकते हैं। तेजी के रुझान के साथ ही बने रहना चाहिए। भले ही ठीक है कल बाजार बंद है, तो हम परसों जब लौटेंगे तो 2 दिनों के संकेत हमारे सामने होंगे, लेकिन जिस तरह की आज की ट्रेडिंग सेशन रही है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जहां आप खुले वहां से एक हल्का फुल्का इंट्राडे में करेक्शन दिया। और आपको याद होगा हम सुबह यही बात कर रहे थे कि आप बड़े करेक्शन का इंतजार न करें, पहले करेक्शन पर ही खरीद लेना ठीक है। और एक दिन की छुट्टी के पहले अगर बाजार दिन के ऊपरी स्तरों के आसपास जाकर बंद होने को तैयार है, 17,425 में हम खुले थे, 17,400 के आसपास बंद हो रहे हैं, तो क्लोजिंग अच्छी मिल रही है आपको, जो आपको ये भरोसा देती है कि आप अभी भी अपनी तेजी की पोजीशन बरकरार रख सकते हैं। जिन्हें डर लगता हो कि भाई 2 दिन की छुट्टी है और 2 दिन के बाद हम वापस लौटेंगे, और अगर उस हिसाब से अगर आपको रिस्क थोड़ी सी कम करके या हेज करके चलना है, तो 17,200 का पुट ऑप्शन लेकर आप चल सकते हैं। अदरवाइज आप अपनी पोजीशन बनाए रखें, और इस हिसाब से बनाए रखें कि अगर 100-150 पॉइंट का अगर कट मिलता है निफ्टी में, तो आप और ऐड करेंगे। तो जो आपको एक ब्रेकआउट शुक्रवार को मिला है, उस ब्रेकआउट की आज आपको कंफर्मेशन आती हुई दिख रही है, क्योंकि आप अच्छी खासा हैवी निशान में 17,400 पर बंद हो रहे हैं। एक और इंटरेस्टिंग चीज ये है दीप की 17,400 के कॉल्स पर ही हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट के पॉइंट पर ही जाकर हम बंद हो रहे हैं। तो अगर समझिए परसों के सेशन में आपको एक गैप से ओपनिंग मिल जाती है, तो फिर ये शॉर्ट कवरिंग का भी सहारा आपको मिलेगा। ये तो बात हुई निफ्टी की। बैंक निफ्टी इससे कहीं ज्यादा बेहतर और मजबूत दिख रहा है
है, जो अभी जय बता भी रहे थे 41,000 का कॉल ऑप्शन खरीदने की बात, वो डेफिनेटली खरीदना चाहिए। और उसकी मैं एक बड़ी वजह आपको बताता हूँ। वो देखिए 40,700 के कॉल्स पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है, आज आप उससे ऊपर जाकर बंद हो रहे हैं और बैंक निफ्टी वैसे भी लीडरशिप में है। तो मुझे लगता है बैंक निफ्टी ज्यादा बेहतर, ज्यादा मजबूत है, जो आपको बुधवार या फिर गुरुवार तक 41,200 तक का लेवल दिखाने की कोशिश कर सकता है। तो वहां पर भी खरीदारी करने की राय होगी। अगर आपको हेजिंग करनी है तो 40,500 का एक पुट ऑप्शन लेकर हेज कर सकते हैं अपनी लॉन्ग पोजीशन को, लेकिन तेजी बढ़ाने की राय है। फ्रेश खरीदारी करनी है तो 17,400 का कॉल ऑप्शन और 40,800 या 41,000 का कॉल ऑप्शन आपको लेकर खरीदारी करनी चाहिए। जी ओके, तो कॉल ऑप्शन खरीद कर जाइए, कोई परेशानी नहीं है। पोजीशन है आपकी लॉन्ग्स की, बनाकर जाइए, थोड़ा हेज जरूर उसको कर लीजिएगा। बट डेज हाई पर बैंक निफ्टी क्लोजिंग के लिए तैयार है और निफ्टी भी 17,400 पर क्लोजिंग के लिए आ रहा है। शुक्रिया अनिल जी अपनी स्ट्रैटेजी शेयर करने के लिए। तो लगातार दूसरे दिन अच्छी मूव आपको स्ट्रीट पर आ रही है, स्पेशली पिछले आधे घंटे का एक्शन वापस आपको स्क्रीन में पॉजिटिविटी की तरफ बन रहा है। आइए जय के पास चलते हैं और लेते हैं उनका एक जैकपॉट कॉल। बताया जाए। जी दीप खरीदना है आईसीआईसीआई बैंक का फ्यूचर्स। यहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त दीप मैं कहूँगा ब्रेकआउट आपको आते हुए देखने मिल रहा है। इनफैक्ट मैंने पहले भी 1-2 दफ़े ये कॉल दिया ये रिकवरी में, और वहाँ पे अच्छा हमें एक मूव आते हुए देखने मिला दीप। 887.75 पर अभी ये ट्रेड कर रहा है। सो 887.75 पर इसको खरीदे थी। यहाँ पे जो स्टॉप लॉस लगाना होगा पोजिशनल पर्सपेक्टिव, दैट वुड बी एट 867। तो 20 पॉइंट का एक आपका स्टॉप लॉस होगा। आईसीआईसीआई बैंक फ्यूचर्स खरीदने की मेरी सलाह है। एंड टारगेट्स दीप जो इसके निकल कर आ रहे हैं, आई मीन 880 के ऊपर बंद होना, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कहूँगा कि बहुत ही एक अच्छा ब्रेकआउट मानना चाहिए आईसीआईसीआई बैंक में, बिकॉज ये रेंज बनी थी 880 से लेकर दीप 820 की। तो ये 50 पॉइंट की जो रेंज है आईसीआईसीआई बैंक के ऊपर की तरफ शिफ्ट होगी। तो इवेंचुअली इसके पोजिशनल टारगेट्स तो 920 के बनने चाहिए। बट मैं जो शॉर्ट टर्म टारगेट्स आपको यहाँ पे दे रहा हूँ दीप, फर्स्ट टारगेट बनेगा 904 का एंड दूसरा टारगेट बनेगा 913 का। सो 904, 913 एंड इवेंचुअली 920, ये 3 टारगेट्स के लिए खरीदना है आईसीआईसीआई बैंक फ्यूचर्स। आईसीआईसीआई बैंक खरीद कर जाइए। आज सुबह वागले साहब ने भी अपनी पिक ऑफ द वीक में रेकमेंड किया था। 910, 915 के वागले साहब के वीकली टारगेट हैं। जय की भी अब 900 प्लस के टारगेट आ रहे हैं। 904 और फिर 913 के टारगेट्स के लिए यहाँ पर खरीदारी कर सकते हैं। डेज हाई पर आईसीआईसीआई बैंक क्लोजिंग की तरफ जा रहा है। आज की मूव में बड़ा योगदान इसका रहा है। बट ऑटोज यहाँ पर लीडरशिप आई है फ्रंट एंड सेंटर। हीरो, बजाज ऑटो, मारुति, आइशर, टॉप 5 में से 4 स्टॉक्स तो यही हैं। वागले साहब, हीरो मोटोकॉर्प टॉप गेनर, आई थिंक सुबह भी एक बार टच किया था इस पे, क्या करके जाना है अगर पोजीशन है इसमें? 2430 का लेवल। दीपांशु, पैटर्न तो मुझे अच्छा लग रहा है, लेकिन बिटवीन हीरो मोटो और बजाज ऑटो फॉर अ चेंज मुझे आज बजाज ऑटो अच्छा लग रहा है। एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट है, तो अगर आपको चॉइस है तो बिटवीन द टू आई विल गो विद बजाज ऑटो। लेकिन हीरो मोटो भी मुझे 2550 तक जाते हुए दिखता है कि यहाँ से भी एक 100 रुपए की मूव आनी चाहिए अगले 1 से 2 दिन में। तो ये है आपके लिए हीरो मोटो, यहाँ से आपको एक अच्छी मूव कैरी फॉरवर्ड करते दिखेगा। वागले साहब, बीपीसीएल, क्योंकि इस पर आपकी भी एक बार राय लेनी है सर। सुबह भी कमजोर दिख रहा था, टॉप लूजर बीपीसीएल है, 4% का कट इस पर आया है। और अगले लेवल्स क्या इंपॉर्टेंट रहेंगे बीपीसीएल के लिए? दीपांशु, पैटर्न खराब हो गया है। मल्टीपल लोज जो सपोर्ट थे 300, 336, 338 के, वो आज ब्रेक हुए हैं। तो मेरा मानना है 340 के स्टॉप लॉस से इसमें शॉर्ट भी किया जा सकता है। आपको अगले 2 से 3 दिनों में 320 के लेवल मिलने चाहिए। 320, 315 तक की डाउनसाइड मिलनी चाहिए, वो शायद ब्रेक ना हो। 315, 340 ये मेरे लिए बीपीसीएल की रेंज है। 315, 340, माफ कीजिए, 315 के नीचे जो आ रहा है वो 315 लेवल बन रहा है, 340 का स्टॉप लॉस बन रहा है। तो बीपीसीएल इस पर रखनी है आपको नजर। टॉप लूजर है निफ्टी का अपोलो हॉस्पिटल्स में आपने थोड़ी कमजोरी देखी है। अदानी एंटरप्राइजेस थोड़ा कमजोर था। दिग्गजों की बात करें तो इन्फोसिस, आईटीसी, एचयूएल, यहाँ से थोड़ा प्रेशर आपने देखा है। टीसीएस एकदम फ्लैट बंद हो रहा है। रिलायंस इंडस्ट्रीज, एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी भी एकदम फ्लैट आपको बंद होते हुए दिख रहे हैं। बट ब्रेथ अच्छी है बाजार की क्लोजिंग पे, उतनी अच्छी नहीं जितनी हमने ओपनिंग पर देखी थी, बट नॉनदलेस अच्छी ब्रेथ के साथ ही आप क्लोज हो रहे हैं। हीरो मोटो से लीडरशिप आई है। कोल इंडिया एक्टिव रहा। बजाज ऑटो, मारुति, आइशर, यहाँ पर भी बढ़िया खरीदारी रही। एमएनएम की तरफ से भी आपने पार्टिसिपेशन देखा है। इंडसइंड और आईसीआईसीआई बैंक, इन दोनों में ही बढ़िया मूव आई है। कोटक बैंक से भी सहारा आ रहा था। टाइटन काफी एक्टिव था ये काउंटर
काउंटर। टाटा कंज्यूमर की खरीदारी देखिए, HCL टेक्नोलॉजीज, UPL, ONGC और डिवीज लैब, यहाँ पर भी आपने पॉजिटिव मोमेंटम ही देखा है। वायदा कारोबार की तरफ आइए, GMR एयरपोर्ट 7.5% ऊपर ये काउंटर था। IEX में आपने 4.5% का उछाल देखा। बंधन बैंक एक्टिव हो रहा था। वोडाफोन आइडिया और लॉरस लैब्स, डेल्टा कॉप, रिसेंटली जितने स्टॉक्स की ज्यादा पिटाई हुई थी उतना अच्छा रिबाउंड आज आया। तो वायदा कारोबार के टॉप 5 टॉप 6 गेनर सारे वही काउंटर्स हैं जहां पर रिसेंटली आपने भारी भारी पिटाई देखी है। कैनफिन होम्स इसमें खरीदारी रही। ग्लेनमार्क फार्मा एक्टिव था। रेन इंडस्ट्रीज, अंबुजा ACC, GNFC, बलरामपुर चीनी, चंबल फर्टिलाइजर, यहां पर भी आपने पॉजिटिव रुझान देखा है। RBL बैंक काफी एक्टिव था। PFC, पेट्रोनेट LNG, टाटा पावर इसमें बढ़िया मूव रही। ग्रैन्यूल्स, वेदांता, पॉलीकैब, L&T फाइनेंस, यहां पर भी पॉजिटिव रुझान ही था। गिरावट 6% का कट आपने MGL, महानगर गैस में देखा है। IGL और गुजरात गैस भी कमजोर थे। HP, BP, IOC तीनों ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पर दबाव था। दीपक नाइट्राइट, नवीन फ्लोरिन, SRF, यहां पर भी कमजोरी रही। ट्रेंट कमजोर था ये काउंटर। पिडलाइट, सिंजीन, PI इंडस्ट्रीज, कमिंस, अपोलो हॉस्पिटल्स, परसिस्टेंट सिस्टम्स, यहां पर भी वीकनेस देखिए। PVR यहां पर भी गिरावट थी। BEL इतनी अच्छी खबरों के बावजूद थोड़ी कमजोरी थी, हालांकि फ्राइडे को हमने जरूर देखा था 6% का उछाल इस काउंटर पर आया था। इंडियन होटल्स भी थोड़ा कमजोर ही आप बंद होते हुए दिख रहा है। फाइनल फिगर्स आने का इंतजार करते हैं। 17,400 के आसपास ही फाइनल क्लोजिंग आनी चाहिए। एग्जैक्टली 17,400, 17,399 पर निफ्टी दिख रहा है, बट 40,800 के ऊपर बैंक निफ्टी ने आपको क्लोजिंग दी। तो बैंक्स की तरफ से आज ज्यादा योगदान रहा है। आधे % की बढ़त बैंक निफ्टी पर रही है और डाउ फ्यूचर्स भी इस समय देख लीजिए 100 पॉइंट ऊपर है। हालांकि नैस्डैक फ्यूचर्स आपको आधे % से ज्यादा की गिरावट दिखा रहा है। तो देखते हैं आज शाम अमेरिका का एक्शन कैसा रहेगा। हम ऑफकोर्स अब परसों रिएक्ट करेंगे क्योंकि कल भी मार्केट हॉलीडे है, तो उसको करेंगे एंजॉय। फाइनल क्लोजिंग फिगर्स आए उससे पहले आपको बता देते हैं कि आज शाम का क्या क्या आयोजन किया गया है आपके लिए। अगर आपके पास राशन कार्ड है और सरकार की तरफ से चलाई जा रही मुफ्त राशन योजना का लाभ उठा रहे हैं तो आपको सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि सरकारी गल्ले की दुकान चलाने वाले लोग राशन में मिलावट कर रहे हैं। इसका खुलासा खुद केंद्र खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने किया है। आज इंडिया 360 की कवर स्टोरी में इसी मुद्दे पर होगी चर्चा। जानेंगे आखिर इतना मजबूत तंत्र होने के बावजूद सरकारी राशन में मिलावट कैसे हो रही है। जरूर देखिए राशन सरकारी, मिलावट जारी, आज शाम 7:56 पर। ओके, फाइनल फिगर्स आई थिंक आने में अभी थोड़ा वक्त और बाकी है, बट एसेंशली आज की मूव से ये तो कंफर्म हो गया है कि लगातार 2 दिन आप इंपॉर्टेंट लेवल्स के ऊपर बंद हुए हैं। 17,200, 250 की जो कंजेशन जोन से बाहर निकलने की बात हो रही थी वो अब आपको क्लियरली दिख गई है। तो जय मान लिया जाए जो 16,800, 16,850 का लेवल आया था वो बॉटम हो गया और अब एक ट्रेंड के ऊपर लगातार 2 दिन की जो क्लोजिंग मिली है वो और कॉन्फिडेंस बढ़ाती है। नहीं, बिल्कुल देखिए एक फॉल आया मार्केट में। प्रीवियस जो मंथली लोज थे दीप 16,750 के आसपास के अप्रॉक्सीमेटली, उसको रिस्पेक्ट अच्छा किया मार्केट ने, ब्रेक नहीं किया, वहाँ पे टेस्ट हुआ एंड कंसोलिडेट भी हुआ लोअर लेवल्स पर। वो कंसोलिडेशन के बाद मार्केट ने कुछ समय बिताने के बाद वो ब्रेकआउट ऊपर की तरफ ये रेंज का ब्रेकआउट दिया है। इम्पॉर्टेंटली दी एक एक्सट्रीम रीडिंग्स भी यहाँ पे देखने मिली थी। अगर आप ऑप्शंस के डेटा देखते तो वहाँ पे काफ़ी ओवरसोल्ड हो चुका था PCR, एंड देन हमें ये भी देखा कि FI नेट लॉन्ग्स जो थे काफ़ी लोअर लेवल्स पर अभी भी है कंपैरेटिवली, बट देन सिंगल डिजिट में आ चुके थे, तो वहाँ से एक रिवर्सल आपको देखने मिला। और जो हिसाब से बैंक निफ्टी ने भी दी एक क्लियर कट रिवर्सल दिखाए, आई वुड से इट्स लीडिंग दिस रिकवरी, तो वहाँ पे और ज़्यादा स्ट्रेंथ देखने मिल रही है। सो नेट जहाँ पे एक वीकनेस ज़्यादा हुई थी, जहाँ पे शॉर्ट्स ज़्यादा बिल्डअप हुए थे पहले बैंक निफ्टी पे, वहाँ पे हमें रिवर्सल देखने मिला, फॉलोड बाय निफ्टी। एंड जैसे मैंने कहा कि वो बेस तो शिफ्ट हो चुका है दीप, 16,800 वाला अब 17,200 पर हो चुका है। सो नाउ दैट इज 17,000 to 17,200। एक इंटरमीडिएट बॉटम तो मानना ही चाहिए। गोइंग फॉरवर्ड अगर 18,000 के पार, जहाँ पे 18,200 के लेवल्स जो हमने पहले देखने मिले थे, अगर वो निकालता है तो डेफिनेटली फर्दर आपको लॉन्ग टर्म कन्फर्मेशन भी मिलेगा। बट एटलीस्ट फॉर नाउ एक इंटरमीडिएट बॉटम हुआ है मार्केट में, दैट इज़ वेरी क्लियर।
इंटरमीडिएट बॉटम हो गया, ये तो क्लियर है। 17,400 के 2 पॉइंट नीचे, ऑलमोस्ट 17,400 ही मान लीजिए यहाँ पर आपको निफ्टी की क्लोजिंग, और जो हम बात कर रहे थे 40,800 के ऊपर बैंक निफ्टी की क्लोजिंग आएगी, वैसा ही होते हुए दिखा है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे सारे मेहमानों का आज वक्त देने के लिए। जय, साथ ही सिद्धार्थ जी, आशु सर, वागले साहब, कुणाल जी एंड ऑफ कोर्स सुमित जी, आपका भी कल मिड वीक मार्केट हॉलिडे एंजॉय करिए। वेडनेसडे को आपसे फिर से होगी मुलाकात, मार्केट एक्शन को बढ़ाएंगे आगे।